हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंदर सिंह और आज का जो अपना लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्क्रू गेज। ये अपना यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। इन डेप्थ एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पूरा स्क्रू गेज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये लेक्चर देखने के बाद आपकी स्क्रू गेज की 100% कवरेज हो जाएगी। 1% भी मैं आपका डाउट नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, पूरा स्क्रू गेज यहाँ से आपको समझ में आ जाने वाला है। साथ में मैं नीट एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन स्क्रू गेज से आए हुए हैं वो सारे आपको कवर करा देने वाला हूं। इसके अलावा कुछ और एडिशनल क्वेश्चन मेरी तरफ से भी रहेंगे। तो इन डेप्थ कवरेज होने वाले स्क्रू गेज की स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर बैठो, नोट्स बनाना मेरे साथ स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैं आपको स्क्रू गेज के बारे में बताता हूं कि स्क्रू गेज क्या होता है। स्क्रू गेज एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हमने स्कूल के टाइम में एक नॉर्मल स्केल का यूज किया था, हम क्या करते थे उसकी मदद से, सर हम उसकी मदद से मेजरमेंट किया करते थे। अगर कोई हमको बोले कि आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करना है, हम नॉर्मल स्केल से मेजर कर लेते हैं, है ना। तो हम नॉर्मल स्केल का क्या यूज किया करते थे, मेजरमेंट के अंदर यूज किया करते थे। जैसे आपको कोई बोले कि ये आपके पास मान लो एक कोई रोड दे रखी है, जो कि रोड मान लो 1 सेंटीमीटर की। अगर आपको इसको मेजर करना, आप क्या करोगे, आप एक नॉर्मल स्केल लेकर आओगे, यहां पर रखोगे और आप उसको मेजर कर लोगे। नॉर्मल स्केल कैसा होता है सर दिखने के अंदर, ये इसके अंदर 0 होता है, उसके बाद सर कुछ डिवीजन आते हैं 1 2 3, ये 4 5 थोड़ा बड़ा होता है, 6 7 8, ये 9 और इसके बाद सर ये अपने पास क्या हो जाता है 1 सेंटीमीटर इसके अंदर आ जाता है। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 थोड़ा बड़ा, 6 7 8, ये 9 और ये इसके बाद 2 सेंटीमीटर आ जाता है। इस तरह से अपना एक नॉर्मल या फिर मेन स्केल होता है। ये क्या होता है, मेन स्केल होता है। क्या इसी तरह का होता है अपना नॉर्मल या फिर मेन स्केल? हाँ सर ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई बोले कि आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करना है तो आप इस रोड के पास अपना ये स्केल लेकर जाओगे, आप ये 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं हुई मेजरमेंट के अंदर। अगर आपको कोई बोले कि आपको 1.1 सेंटीमीटर अगर मेजर करना है तो आप क्या करोगे, देखो मैंने आपको एक बात यहाँ पर बतानी जरूरी है कि ये 0 है अपना और ये 1 है। 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में कुल मिलाकर ये अपने पास कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। ये मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के टाइम में भी बताया था। 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में कुल मिलाकर 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, कुल मिलाकर कितने डिवीजन है सर, 10 डिवीजन। 10 डिवीजन का मिलाकर कुल मिलाकर अपने पास कितना बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है नॉर्मल स्केल के अंदर या फिर मेन स्केल के अंदर। 10 डिवीजन का मिलाकर सर अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 डिवीजन का कितना होगा, 1 डिवीजन की कितनी डिस्टेंस होगी, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाँ जी सर, यानी 0.1 सेंटीमीटर या फिर इसी को आप 1 मिलीमीटर लिख सकते हो। इतनी अपने पास डिस्टेंस होती है कोई भी जो 2 डिवीजन है एक नॉर्मल स्केल के, इनके बीच में। ये 0.1 का, ये भी 0.1 का, ये भी 0.1 का, ये भी, ये भी, ये और ये सारे जो अपने पास डिवीजन है, हर एक जो लाइन है ये कितने की है, 0.1 सेंटीमीटर की है और सारी 10 लाइनों ने मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाया है यहाँ पर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आई। तो ये अपने पास अगर 1 सेंटीमीटर है तो इससे अगला ये पहला डिवीजन कितना हुआ, 0.1, तो 1 और 0.1 1.1, अगला डिवीजन 1.2, अगला 1.3। अगर आपको 1.1 सेंटीमीटर मेजर करना हुआ तो आप क्या करोगे, यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया और ये पहला डिवीजन, यहां तक हम मेजरमेंट कर लेंगे 1.1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपको बोले 1.3 सेंटीमीटर अगर आपको मेजर करना है, क्या करोगे, यहां तक सर 1 सेंटीमीटर, ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा डिवीजन, 1.3। अगर आपको कोई बोले कि 1.2 सेंटीमीटर अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या करोगे, ये सर 1 सेंटीमीटर, ये इसके बाद पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, यहां पर हो गया सर 1.2 सेंटीमीटर, हमने कर लिया मेजर, ठीक है। अब अगर आपको कोई अचानक से बीच में बोल दे कि आपको 1.13 सेंटीमीटर मेजर करना है तो आप क्या करोगे, 1.13 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है या फिर 1.15 सेंटीमीटर अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या करोगे। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं स्क्रू गेज के लिए एक बेस बना रहा हूं कि स्क्रू गेज का हम यूज करते क्यों है। जहां पर नॉर्मल स्केल या फिर मेन स्केल और वर्नियर स्केल एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम मोर प्रिसाइज या फिर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए स्क्रू गेज का यूज करते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि मेन स्केल कहां पर फेल करता है वहां पर हम वर्नियर स्केल का यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर का, और जहां पर वो फेल कर जाएगा वहां पर हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे। तो पहले मैं बता रहा हूं कि मेन स्केल कहां पर फेल कर जा रहा है, मेन स्केल कहां पर मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको कोई बोले आपको 1.13 या फिर 1.15 सेंटीमीटर अगर मेजर करना है तो आप क्या करोगे, ये सर 1 सेंटीमीटर, ये पहला डिवीजन 1.1, दूसरा डिवीजन 1.2 और 1.1 और 1.2 के बीच में ही कहीं पर पड़ता है 1.13 और 1.15। मतलब ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, इन दोनों के बीच में कहीं पर सर ये लेंथ आएगी, दोनों ही इन दोनों के बीच में आएगी। बट इनके बीच में 1.1 भी आता है, 1.11 भी आता है, 1.12 भी आता है, 1.13 भी आता है, 1.15 भी आता है, 1.17 भी आता है, ये सारे नंबर आते हैं। मतलब एकदम एक्यूरेटली अगर आपको मेजर करना हो तो आप नहीं कर पाओगे।
मान लो आप मेजर करने गए 1.13, आपने मेजर कर दिया 1.15, एरर हो गया, दिक्कत हुई ना। हाँ, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि आपको 1.15 मेजर करना था, आपने 1.16 मेजर कर दिया अगर, या फिर 1.14 मेजर कर दिया अगर, मतलब एरर हो गई ना। हाँ सर, तो अपना जो नॉर्मल या फिर मेन स्केल होता है, इससे हम डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट तक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। डेसिमल मतलब ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद आप सिर्फ एक ही नंबर तक एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नॉर्मल या फिर मेन स्केल से कर सकते हो। डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट तक ही मेजरमेंट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो सर? क्योंकि ये जो अपना नॉर्मल या फिर मेन स्केल है, इसके अंदर जो लीस्ट काउंट या फिर जो सबसे छोटी वैल्यू जो ये मेजर कर सकते हैं, ये डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर तक ही होती है। 0.1 सेंटीमीटर ना, ये जो 0.1 सेंटीमीटर है, ये इस मेन स्केल का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा मेजर की जा सकने वाली सबसे छोटी से छोटी वैल्यू या फिर सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट, वो क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। यहां पर भी तो देखो, ये अपने पास नॉर्मल या फिर मेन स्केल है, इसके द्वारा सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट क्या, ये एक पॉइंट किया जा सकता है। ये एक अपने पास जो डिवीजन है, हाँ सर, ये एक डिवीजन कितने का, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm का, 1 mm का। हाँ सर, तो यही तो मेन स्केल का क्या है, लिस्ट काउंट है। तो ये इसका लिस्ट काउंट है डेसिमल के बाद एक प्लेस तक, तो ये मेजरमेंट भी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही कर सकता है। यहां पर मैंने क्या दे रखे थे, ये डेसिमल, ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक बोला मैंने, तो ये मेजरमेंट सही से नहीं कर सकता। कौन? मेन स्केल। तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। अब जो अपने पास वर्नियर कैलिपर है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। ये अपना जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट होता है। यानी कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू है जिसको अपना वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। ये वो छोटी से छोटी वैल्यू है जिसको अपना वर्नियर कैलिपर क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। पॉइंट यानी डेसिमल है, इसके बाद ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक अपना वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। हाँ सर, ये डेसिमल, ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, यानी इसको अपना वर्नियर कैलिपर इजीली मेजर कर लेगा। ये डेसिमल, ये उसके बाद पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, इसको अपना वर्नियर कैलिपर इजीली मेजर कर लेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ। अगर लिस्ट काउंट का फंडा समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा बता देता हूं। लिस्ट काउंट क्या होता है, वो सबसे छोटी वैल्यू जिसको एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। जैसे अपने पास नॉर्मल स्केल के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या, ये एक डिवीजन है, क्या ये एक डिवीजन है, क्या ये एक डिवीजन है, इन सबको मिलाकर 1 सेंटीमीटर बना, मतलब यही सबसे छोटी वैल्यू है, ये एक डिवीजन। और एक डिवीजन कितने का होता है, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर का। सेम यही काम वर्नियर कैलिपर के अंदर होता है कि 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर अपना जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट होता है। और यहां से आपको पता चल रहा होगा कि सेंटीमीटर के अंदर डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक एकदम एक्यूरेटली मेजर कर सकता है अपना वर्नियर कैलिपर। तो ये अपने पास डेसिमल, ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, एकदम एक्यूरेटली इसको मेजर कर देगा अपना वर्नियर कैलिपर। तो जहां पर नॉर्मल स्केल क्या किया, फेल किया, वहां पर हमने किसका यूज किया, वर्नियर कैलिपर का यूज किया। कर लिया? हाँ जी सर, कर लिया। अब सर अगर कहीं पर वर्नियर कैलिपर फेल कर जाए तो, जैसे मान लो मैं आपको एक मेजरमेंट दे रहा हूं 1.1225, ये मान लो आपको मेजर करना है सेंटीमीटर के अंदर। 1.225 मैंने आपको दे रखा है, 1.225 सेंटीमीटर अगर आपको मेजर करना, आप कैसे करोगे? ये अपना नॉर्मल या फिर मेन स्केल है, इसके अंदर बताओ ये कहां पर हो सकता है, किस किस के बीच में हो सकता है? ये 1.1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में ये पहला डिवीजन, मतलब क्या हो गया, ये 1.1 सेंटीमीटर। हाँ जी सर, 1.1 सेंटीमीटर। इससे अगला क्या है, ये 1.2 सेंटीमीटर। हाँ, ये भी क्या है, 1.2 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये तीसरा डिवीजन 1.3 सेंटीमीटर। हाँ, ये क्या है, 1.3 सेंटीमीटर। और 1.225 जो है, ये 1.2 और 1.3 के बीच में कहीं लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा, 1.2 और अपने पास 1.3 के बीच में कहीं पर लाई करेगा। तो सर नॉर्मल स्केल से तो आप इसको एकदम आराम से मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, नहीं कर सकते। और जो अपने पास वर्नियर कैलिपर है, ये तो डेसिमल के बाद ये पहला प्लेस है और ये दूसरा प्लेस है, यहीं तक एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। यानी ये डेसिमल के बाद पहला प्लेस और ये पहला प्लेस और ये दूसरा प्लेस, यानी 1.22 अगर मेजर करना हुआ तो एकदम इजीली मेजर कर लेगा अपना वर्नियर कैलिपर। सिर्फ 1.2 मेजर करना हुआ तो नॉर्मल स्केल कर लेगा, 1.22 अगर आपको मेजर करना हुआ तो आपका वर्नियर कैलिपर कर लेगा। लेकिन आपको 1.225 मेजर करना है, डेसिमल के बाद आपको सेंटीमीटर के अंदर 3 प्लेस तक अगर मेजर करना है, तो इसके लिए ना तो वर्नियर कैलिपर काम आएगा, इतना एक्यूरेट वो मेजरमेंट नहीं कर सकता, ना ही अपना मेन स्केल कर सकता है। इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्रू गेज का। ये यूज है स्क्रू गेज का। अगर कोई पूछे कि हम स्क्रू गेज का यूज क्यों करते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे कि स्क्रू गेज कैन डू मेजरमेंट्स more precisely या फिर more accurately. This can measure till 3 decimal places in centimeter और 2 decimal places in millimeter। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि जो अपने पास स्क्रू गेज है, इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर के अंदर या फिर 0.01 मिलीमीटर
होता है। ये क्या होता है, लीस्ट काउंट, वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जिसको अपना स्क्रू गेज क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, वो क्या होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका देखो, डेसिमल के बाद ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस, यहां पर भी डेसिमल के बाद पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, यानी ये जो अपने पास सबसे छोटा मेजरमेंट है, ये जो अपने पास मेजरमेंट है जिसको हम 3 डेसिमल प्लेस तक एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं, जहां पर अपना नॉर्मल स्केल भी फेल किया था, अपना वर्नियर कैलिपर भी फेल किया था, वहां पर स्क्रू गेज काम कर देगा, क्योंकि ये देखो डेसिमल के बाद ये पहला प्लेस, ये दूसरा और ये तीसरा आराम से मेजर कर सकता है सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में, 2 प्लेस तक एकदम इजीली मेजर कर सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो एक काम करता हूँ, इस सबको मिटाकर इसका मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ और स्क्रू गेज के साथ में एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, जो कि आप अपने नोट्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, क्या आपको इतना पोर्शन समझ में आया? हाँ जी सर, इतना पोर्शन तो समझ में आ गया। तीनों के लिस्ट काउंट का मिलाकर मैं एक आपको फ्लो चार्ट बना देता हूं। अपने पास मान लो ये क्या है, स्केल है, स्केल या फिर इंस्ट्रूमेंट बोल दो, और यहां पर मैं लिखता हूं लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। अपने पास सबसे पहले आता है मेन स्केल, मेन स्केल, दूसरा वर्नियर कैलिपर, और तीसरा क्या है, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना, मेरे साथ में बोलो, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर, 1 mm। ओके, इसके अलावा वर्नियर कैलिपर का सर कितना लिस्ट काउंट, 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। हाँ जी सर। इसके अलावा स्क्रू गेज का कितना होता है लिस्ट काउंट, 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आई। मतलब जो अपना मेन स्केल है, तीनों को देखो मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। ये डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक एकदम अच्छे से मेजर कर सकता है मोस्ट एक्यूरेसी के साथ। ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट तक या फिर 2 प्लेस तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक मेजरमेंट कर सकता है सेंटीमीटर में, एकदम एक्यूरेटली, एकदम प्रिसाइसली। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो हम स्क्रू गेज की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to do measurements with more precision या फिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन या फिर एक्यूरेसी। यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज किसके लिए करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए। अब सर मेजरमेंट के लिए तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसका यूज और भी ज्यादा एक्यूरेसी या फिर और भी ज्यादा प्रिसीजन के साथ अगर हमें मेजरमेंट करना हो तो हम यूज करते हैं। क्या आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई? मैंने आपको जितनी इसकी फील दिलाई, क्या आपको वो फील समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई। अब हम एक्चुअल स्क्रू गेज का डायग्राम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल जो अपना स्क्रू गेज है वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बोर्ड पर, और साथ में मैं आपके लिए कुछ फोटोज भी लेकर आया हूँ। वो फोटोज में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रू गेज की, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से पूरी फील मिल जाएगी स्क्रू गेज की, कि कैसा होता है स्क्रू गेज, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे ये काम करता है। स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज के कई पार्ट्स होते हैं। ये जो स्क्रू गेज का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टड। क्या बोलते हैं? स्टड। ये जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रू बोलते हैं। ये स्टड और ये स्क्रू गेज, ये स्क्रू होता है। अब स्क्रू गेज के अंदर क्योंकि स्क्रू का यूज होता है, जो कि हमारे घरों में भी आपने नॉर्मली देखा होगा, ये देखो मेरे पास एक स्क्रू पड़ा है, ये आपको स्क्रू क्या एकदम आपके पास लेकर आ जाता हूँ। ये आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। तो ऐसा स्क्रू आपने अपने घरों में भी देखा होगा। तो एक होता है स्टड, एक होता है स्क्रू। स्क्रू क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, इसी वजह से हम इसको स्क्रू गेज का नाम देते हैं। ठीक है सर, एक स्टड एक स्क्रू। अब ये जो स्टड और स्क्रू है, इन दोनों को आपस में जोड़कर रखेगा एक और इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं, एक और इसका पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम। ये हो गया फ्रेम, फ्रेम। ओके। इसके अलावा ये स्क्रू और ये स्टड होता है। अब फ्रेम से आगे क्या निकलेगा? फ्रेम से आगे एक और पार्ट निकलेगा, जिसको हम सर क्या बोलते हैं? स्लीव बोलते हैं। इस पार्ट को, पूरे को स्लीव। और स्लीव के अंदर ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बहुत सारी रीडिंग्स होती है, 1 2 3 4,
और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, इस तरह से करके बहुत सारी रीडिंग होती है। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं, मेन स्केल, या फिर इसी को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है पिच स्केल। ये क्या होता है, पिच स्केल। ये सबसे जरूरी पार्ट रहता है किसका, अपने स्क्रू गेज का। और यहां से एक और पोर्शन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, सर्कुलर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरह का होता है। आपको इस सर्कुलर दिखाई भी दे रहा हो, अगर आप 3D में इमेजिन करोगे तो ये एक सर्कल की तरह जा रहा है। 2D में आप देखोगे आपको नॉर्मली इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे तो ये पूरे एक सर्कल की तरह, ये होता है सर्कुलर स्केल। और इसके ऊपर भी रीडिंग होती है, बहुत सारी स्केल है, मतलब रीडिंग तो होगी इसके ऊपर भी, ठीक है सर। तो ये अपना क्या बन गया, सर्कुलर स्केल बन गया। ये मेन स्केल या फिर पिच स्केल, ये क्या अपना सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। या फिर ये जो सर्कुलर स्केल है इसको एक और नाम दिया जाता है, जो कि क्या है, हेड स्केल है। मैं बता रहा हूं इसके कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो ये अपना सर्कुलर स्केल या फिर हेड स्केल, ये अपना मेन स्केल या फिर पिच स्केल, ये हो गया अपना स्लीव, इसके ऊपर ये अपना मेन स्केल या फिर पिच स्केल है, ये सर्कुलर स्केल हो गया। सर्कुलर स्केल के अंदर ये जो सर्कल वाला, ये आपको आगे वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम थिम्बल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल। ये जो पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। अभी थिम्बल आगे एक और पार्ट के अंदर खुलेगा, आगे एक और पार्ट लगा होता है थिम्बल के आगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेचेट बोलते हैं, रेचेट। ये क्या होता है सर, रेचेट। तो सबसे पहले अपने पास कौन सा पार्ट आएगा, इसका स्टड, उसके बाद स्क्रू, इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़कर कौन सा पार्ट रखेगा, फ्रेम रखेगा। फिर क्या आ रहा है सर अपने पास, ये स्लीव, और स्लीव के ऊपर क्या होता है, मेन स्केल या फिर पिच स्केल होता है। इसके बाद में क्या आता है सर, सर्कुलर स्केल या फिर हेड स्केल आता है। और इसके बाद में लास्ट में अपने पास क्या है, रेचेट। ये सारे कौन कौन से पार्ट होते हैं स्क्रू गेज के, मैंने आपको बताया। अब ये जो इसका स्क्रू वाला पार्ट है, आपने नॉर्मल स्क्रू के अंदर भी देखा होगा, आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई देती है, गोल लाइंस आपको दिखाई देती है, राउंड। आपने देखा होगा अपने स्क्रू के अंदर, जो अपने घरों के अंदर जो स्क्रू होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गोल लाइंस होती है। वो लाइंस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस नॉर्मल ये जो मैंने स्क्रू यहाँ पर आपको दिखा रखा है स्क्रू गेज के अंदर, इसके अंदर भी ये लाइंस होती है, इसके अंदर भी ये लाइंस होती है, जो कि मैं इस तरह से बना रहा हूँ। तो इस तरह से स्क्रू के अंदर भी ये लाइंस होती है। लाइन आपको एक पूरी सर्कुलर लाइन की तरह आपको दिखाई दे रही होगी। देखो इसका आगे वाला पार्ट तो क्योंकि आपको विजिबल है बोर्ड के अंदर, पीछे वाला जो पार्ट है वो इसके पीछे आपको विजिबल नहीं होगा। अगर मैं इसको डॉट 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 करके बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से करके एक पूरी सर्कल की तरह लाइन होती है। ये अपने पास क्या है सर, स्क्रू है, स्क्रू के ऊपर इस तरह से करके ये लाइनें बनी होती हैं। ये जो लाइन है इनको हम पता है क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं थ्रेड। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेड बोलेंगे, थ्रेड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि थ्रेड क्या होता है, स्क्रू क्या होता है, स्टड क्या होता है, इसके अलावा फ्रेम क्या होता है, स्लीव क्या होती है, पिच स्केल या फिर मेन स्केल क्या होती है, सर्कुलर स्केल या फिर हेड स्केल क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये थिम्बल क्या होता है ये भी बताया, और रेचेट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। ये रेचेट कहां पर होता है, एक एक चीज के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला फ्रेम, फ्रेम रहता है सर फिक्स, फ्रेम फिक्स रहता है, कोई भी दूसरा काम नहीं करता है। इसका काम क्या होता है, फ्रेम का स्टड और स्क्रू के बीच में आपस में एक कनेक्शन बनाए रखता है, कि जिससे हमको पता चले कि इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है भी या नहीं है, ये चीज हमको बताता है। ठीक है, एकदम इनिशियल सिचुएशन के अंदर जब हम लेते हैं स्क्रू गेज, तब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये स्क्रू और स्टड। ठीक है, ये बात आपको ही समझ में। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रेम है, ये अपने पास जो स्टड है इसको इस स्क्रू गेज का पार्ट बनाकर रखता है। ये चीज आप समझ सकते हो, ये एक्चुअल वर्ड है कि ये जो अपने पास पूरा स्क्रू गेज है, इसका इस स्टड को ये पार्ट बनाकर रखता है। अब सर ये स्टड क्यों होता है, स्क्रू क्यों होता है, इनके बीच में स्पेस क्यों होता है, ये सारी बात मैं आपको बताता हूँ। एक मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन बताता हूँ, स्क्रू गेज का एप्लीकेशन क्या होता है। अगर आपके पास स्क्रू गेज है तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। स्क्रू गेज के आपको दो एप्लीकेशन बताए गए हैं। अगर आपके पास कोई शीट है, उसका आपको अगर थिकनेस मेजर करना है, कि आपके पास कोई शीट आपको दे रखी है वो कितनी मोटी है, कितनी वो थिक है, ये अगर आपको मेजर करना है तो आप इस स्क्रू गेज की मदद से कर सकते हो। कैसे सर, आप ये जो अपना स्क्रू गेज है इसके बीच में वो आप शीट रख दोगे, अब वो शीट रख दोगे इस तरह से, आपने सीधी करके रख दी, आपको पता चल जाएगा कि उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है सर, आपको कोई वायर दे रखा है, उसका अगर आपको डायमीटर मेजर करना है तो वो भी आप स्क्रू गेज की मदद से कर सकते हो। कैसे सर, आपने वो वायर लिया, आपने ये मान लो अपने पास वायर है, वायर हमने स्क्रू गेज के बीच में रख दिया, और फिर अपना ये जो स्क्रू गेज है इसको हमने इस रेचेट की मदद से क्या कर दिया, टाइट कर दिया। कैसे होता है ये टाइट और किस तरह से ये वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस नॉर्मली अभी बता रहा हूँ कि इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन यही हो सकता है कि हमने इसको टाइट कर दिया तो यहाँ पर जितना इन दोनों के बीच में ये स्पेस है जिसके बीच में हमने ये लगा रखा है, इतनी ही रीडिंग आपको मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के अंदर मिलाकर मिलेगी। कैसे मिलेगी ये सारी बातें आगे देखेंगे। तो वो जो रीडिंग मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की मिलाकर हो रही है, उनको जब आप आपस में ऐड करोगे तो आपके पास इसका डायमीटर आपको मिल जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? नॉर्मल बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा ना, है ना।
ओके, अब मैं आपको एक स्क्रू गेज का डायग्राम बता देता हूं, जैसा मैंने यहां पर बनाया है वैसा ही सेम टू सेम आपको फोटो दिखाता हूं। आप पहले ये देखिए और साथ में वो आप देखते जाइए, दोनों को आप ऑब्जर्व करते जाइए, दोनों को ऑब्जर्व करते रहना साथ साथ में। क्या आपको सबसे पहले स्टड दिखाई दे रहा है? हाँ सर, स्टड मेरे को दिखाई दे रहा है। इसके बाद में क्या आपको फ्रेम भी दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, सेम टू सेम आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्या आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है? हाँ सर। स्क्रू और स्टड के बीच में अभी डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्या मेन स्केल के अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी रीडिंग है? हाँ जी सर, रीडिंग है। और उसके बाद में आपको सर्कुलर स्केल और फिर रेचेट आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या आपको ये सारी स्ट्रक्चर दिखाई दी? यही सब कुछ क्या मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है? हाँ जी सर, ड्रॉ कर रखा है। और जब आप इस डायग्राम को जूम करके देखोगे ना, तो आपको ये जो स्क्रू है इसके ऊपर ये जो थ्रेड वाली जो लाइंस है ये भी आपको दिखाई देगी। क्या आपको इतनी सारी चीजें विजिबल है? हाँ जी सर, ये सब कुछ विजिबल है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मिटाकर इसकी एक्चुअल हम वर्किंग देख रहे हैं, एक्चुअल हम इसका फंक्शन देख रहे हैं कि ये जो अपने पास स्क्रू गेज है ये क्या काम करता है। और इसके लिए मेरे को दो डायग्राम एकदम पैरेलल में बनाने होंगे, साथ साथ में बनाने होंगे दो डायग्राम। सबसे पहले मैं यहां पर बना रहा हूं स्क्रू गेज, यहां पर मैं इनिशियल सिचुएशन ले रहा हूं, इनिशियल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जब मैंने आपको एक स्क्रू बताया था, एक मैंने आपको स्टड बताया था। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, आपस में एक दूसरे से वो चिपके होंगे, उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होगी, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल सिचुएशन बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या है सर? स्टड है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है सर? स्क्रू है। सर जी दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसको आप इस तरह से साथ में कर सकते हो ना, इतनी सी भी कोई डिस्टेंस होती है क्या? तो कुल मिलाकर ये अपने पास क्या है, या फिर आप मान लो इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। ये आपको बताने के लिए मैंने इस लाइन को थोड़ा सा मोटा बना रखा है, ठीक है, थोड़ा सा थिक मैंने लाइन को इसलिए बना रखा है कि आपको पता चलता रहे ये क्या अपना स्टड और ये क्या अपना स्क्रू, ठीक है। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ सर। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने फ्रेम निकाला, स्टड से अपना फ्रेम स्टार्ट होता है जो कि कहां तक जाता है सर? मेन स्केल के अंदर, मेन स्केल यहां से अब अपना स्टार्ट होगा, ठीक है सर। एकदम इनिशियल सिचुएशन ले रहा हूं, आपको एक बात याद रखनी है, जब इनिशियल सिचुएशन होती है तब आपको मेन स्केल दिखाई नहीं देता है, तब आपको मेन स्केल दिखाई ही नहीं देता है। तो यहां पर ये मेन स्केल मैंने हल्का सा बनाया, दिखाई देता नहीं है, बट क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो हल्का सा मेन स्केल में बनाकर आपको समझाना चाहता हूं। और उसके बाद ये अपने पास क्या है सर? सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल के बाद में ये अपने पास लास्ट में क्या आ जाता है? रेचेट आ जाता है। अब सर मैंने यहां पर क्या किया है, सारी बातें मैं एकदम आराम से आपको समझाता हूं। ये अपना क्या है सर? स्टड वाला पार्ट है, ये स्टड वाला पार्ट है। ये क्या है सर? फ्रेम है, फ्रेम। ये तो फ्रेम देखो यहां से होकर ये देखो यू शेप में जा रहा है, यू शेप का फ्रेम होता है। और ये जो अपना फ्रेम है ये स्क्रू के इस दूसरे पार्ट के इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से होता है सर फ्रेम, इसी तरीके से मैंने बनाया था उस डायग्राम के अंदर। ये क्या है सर? ये अपना स्क्रू वाला पार्ट है, स्क्रू। और स्क्रू के अंदर साथ में इस तरह की ये लाइंस भी होती है, गोल लाइंस भी होती है, राउंड, ठीक है, कोयल की तरह होती है, ठीक है। तो क्या आपको स्क्रू समझ में आया? क्या आपको स्टड वाला पार्ट समझ में आया? क्या आपको फ्रेम वाला पार्ट समझ में आया? हाँ सर। अब फ्रेम का ये जो दूसरा हिस्सा होता है, इसके ठीक बाद में कौन सा पार्ट मैंने आपको बताया था? मेन स्केल या फिर पिच स्केल बताया था। यहां पर मेन स्केल या फिर पिच स्केल होती ही नहीं है, यहां पर नहीं होती है। एकदम इनिशियल सिचुएशन में आपको मेन स्केल या फिर पिच स्केल दिखाई नहीं देती है। इसके बाद में कौन सा ये पार्ट है? सर्कुलर स्केल। अब क्यों नहीं होती इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, पहले मैं सारे की लेबलिंग कर देता हूं। ये क्या सर? थिम्बल है, थिम्बल। और ये क्या है? रेचेट। ये है रेचेट। ये मैंने पहला डायग्राम बनाया एकदम इनिशियल सिचुएशन का। जब इनिशियल सिचुएशन होती है, जब स्क्रू और स्टड आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके होते हैं, उस सिचुएशन में आपको मेन स्केल दिखाई नहीं देगी। देखो मैंने भी यहाँ पर नहीं दिखाई ये मेन स्केल। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि ये जो इनिशियल सिचुएशन होती है इसके अंदर मेन स्केल को सर्कुलर स्केल ढक कर रखता है। इनिशियल सिचुएशन के अंदर मेन स्केल को सर्कुलर स्केल ढक कर रखता है, इसको कवर करके रखता है। यानी ये जो मेन स्केल है यहां पर थी तो सही प्रेजेंट, बट जो अपनी जो सर्कुलर स्केल है इसने इसको ढक लिया है, पूरी तरह से ढक लिया, तो आपको मेन स्केल दिखाई नहीं देगी। बस मैंने यहां पर आपको बताने के लिए कि मेन स्केल यहां पर होती है, इसलिए मेन स्केल का सिर्फ ये जीरो वाला पार्ट आपको दिखा रखा है। तो ये क्या है? अपनी मेन स्केल या फिर पिच स्केल जिसको आप बोलते हो, पिच स्केल, मेन स्केल या फिर पिच स्केल, ये यहां पर प्रेजेंट है। सिर्फ मैंने इसका जीरो आपको दिखा रखा है। क्यों दिखा रखा है? क्योंकि जब इनिशियल सिचुएशन होती है तब मेन स्केल को सर्कुलर स्केल ढककर रखती है, इसको कवर करके रखती है, तो आपको मेन स्केल विजिबल नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ जो अपनी सर्कुलर स्केल है ये फ्रेम के इस दूसरे पार्ट के बाद में प्रेजेंट आपको दिखाई देने वाली है।
क्या आपको इतना समझ में है? हाँ सर समझ। जब इनिशियल सिचुएशन होती है, इनिशियल सिचुएशन, तब अपना ये जो मेन स्केल है इसका जो जीरो है, इसकी जो बेस लाइन है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन, वीडियो को थोड़ा जूम करके देखो, एकदम जूम करके आराम से क्वालिटी बढ़ाकर देखो, ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। जब ये जो जीरो की ये जो बेस लाइन है ना, इसके साथ में सर्कुलर स्केल की कोई ना कोई लाइन कोइंसाइड करती है, कोई ना कोई लाइन क्या करती है, कोइंसाइड। और जब इनिशियल सिचुएशन है ना, इनिशियल सिचुएशन, इंस्ट्रूमेंट अपना एकदम सही है, कोई जीरो एरर का केस नहीं है। सर जीरो एरर क्या होता है, आगे समझेंगे, अभी मैंने ऐसे ये वर्ड बोल दिया ड्रॉपर के समझने के लिए, बाकी आप अगर नए स्टूडेंट हो तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। जीरो एरर का पूरा एक टॉपिक होता है जो कि थोड़ी देर बाद आएगा। जब जो अपना मेन स्केल है, इसका जो जीरो का जो बेस लाइन है, ये मेन स्केल का बेस लाइन होता है, बीच में मैंने एक इस तरह से बनाया भी था मेन स्केल के अंदर, ये अपना पूरा मेन स्केल, इसके अंदर ये बेस लाइन है मेन स्केल की। तो ये जो मेन स्केल की बेस लाइन है, इसके साथ में अगर सर्कुलर स्केल का 0%, ये होती है इनिशियल सिचुएशन। कि इनिशियल सिचुएशन के अंदर मेन स्केल के जीरो के साथ सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड करता है, मेन स्केल के जीरो के साथ सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड करता है। मेन स्केल जीरो, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर स्केल जीरो कोइंसाइड विद MS, यानी कि मेन स्केल जीरो। तो सर्कुलर स्केल है उसका जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ क्या करेगा सर, कोइंसाइड करेगा। ये होती है अपनी इनिशियल सिचुएशन। ये मेन स्केल का जीरो, हाँ सर, इसकी ये बेस लाइन, हाँ, इसके साथ में कौन कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि इसके एकदम साथ में कौन है, मेन स्केल, अपना सर्कुलर स्केल का जीरो। ये सिचुएशन होती है एकदम इनिशियल सिचुएशन, जब स्क्रू और स्टड आपस में क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, अगर ये जीरो थोड़ा आगे या पीछे हुआ इससे, तो उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। अगर पीछे होगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर ऊपर होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होती है जीरो एरर, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, छोड़ो, बाद में अलग से टॉपिक आएगा, बाद में अलग से टॉपिक आएगा थोड़ी देर बाद में। अभी आपको बस इतना समझना है कि मेन स्केल के जीरो के साथ सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इनिशियल सिचुएशन के अंदर क्या करता है, कोइंसाइड करता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में। अब मैं बना रहा हूँ सिचुएशन नंबर 2 का डायग्राम इस तरफ, सिचुएशन नंबर 2 का डायग्राम इस तरफ मैं बना रहा हूँ। क्या मैं इसको मिटा दूं? एक बार रहने देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में मिटा देंगे। और सिचुएशन नंबर 2 का डायग्राम मैं दूसरे मार्कर से बना रहा हूं। सिचुएशन नंबर 2 हमसे कह रही है कि ये अपने पास मान लो क्या है सर, स्टड वाला पार्ट है, और ये अपने पास स्क्रू वाला पार्ट है। ठीक है सर, ये स्क्रू वाला पार्ट और ये कौन सा पार्ट है, स्टड वाला पार्ट है। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, ये अपना स्टड है, इससे मैं क्या करूंगा, एक फ्रेम यहां से ले जाना स्टार्ट कर दूंगा। ये क्या है सर, फ्रेम। ये अपना स्टड है, ये स्क्रू है, स्क्रू के अंदर कुछ कोयल भी प्रेजेंट होगी। ये मैंने कोयल यहां पर बना दी, ये मैंने कोयल यहां पर बना दी, कोयल या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। मैंने आपको डायग्राम के टाइम में एक्सप्लेन किया था। ये क्या है, थ्रेड, ये थ्रेड है, यहां पर भी ये थ्रेड है, थ्रेड मैं लिख देता हूं इसको थ्रेड। सबकी लेबलिंग इसके अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास स्पेस कम है। ये फ्रेम है यू शेप का, ये स्टड है, और ये क्या है, स्क्रू है। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ सर। अब इसके ठीक बाद में क्या निकलेगा, मेन स्केल निकलेगा। ये मेन स्केल की बेस लाइन, और यहां से जहां पे मेन स्केल फिनिश होता है वहां से क्या निकलता है सर, सर्कुलर स्केल निकलता है। वहां से क्या निकलता है, सर्कुलर स्केल निकलता है, जो कि कुछ इस तरह से रहने वाला है। और उसके ठीक बाद में लास्ट में कौन सा पार्ट आने वाला है, रेचेट वाला पार्ट आने वाला है। ये रेचेट, इससे पहले ये थिम्बल, ये अपने पास सर्कुलर स्केल, ये मेन स्केल या फिर पिच स्केल जिसको हम बोलते हैं। और ये जो मेन स्केल या फिर पिच स्केल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ रीडिंग प्रेजेंट होती है, कुछ ना कुछ रीडिंग प्रेजेंट होती है। और इसी तरीके से रीडिंग किसके अंदर प्रेजेंट होगी, सर्कुलर स्केल के अंदर भी प्रेजेंट होगी। अब सर ये सिचुएशन आप बताओ, आपने जब इनिशियल सिचुएशन बताई तब का हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब ये क्या डायग्राम है जो कि आपने उस टाइम पे बनाया था, आपने ये सिचुएशन नहीं बताई कि ये कब की सिचुएशन होती है। ये होती है लेटर सिचुएशन, लेटर सिचुएशन यानी कि बाद वाली सिचुएशन। सर किसके बाद वाली सिचुएशन, इनिशियल के बाद वाली सिचुएशन। कैसे सर, इनिशियल सिचुएशन के अंदर मैंने आपको बोला कि जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल को ढककर रखता है। हाँ सर, ढककर रखता है। इस सिचुएशन के अंदर स्क्रू और स्टड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस सिचुएशन के अंदर स्क्रू और स्टड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अपने पास ये जो सर्कुलर स्केल वाला पार्ट है ये सर होता है मूवेबल। मूवेबल मतलब सर कैसे, हम इसको पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, आगे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और जो जो चेंज आएगा सर्कुलर स्केल के अंदर वही सेम चेंज आएगा ये जो स्क्रू वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट इसके अंदर। यानी कि अगर ये जो सर्कुलर स्केल है इसको हम पीछे करेंगे तो ये जो स्क्रू है ये भी पीछे होगा। अगर सर्कुलर स्केल को हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जो स्क्रू है ये भी आगे की तरफ जाएगा। अब सर ये जो सर्कुलर स्केल है ये मूवेबल होता है, हम इसको मूव करते कैसे, ये आगे या पीछे की तरफ जाएगा कैसे, ये बात मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अपने पास सर्कुलर स्केल है इसका ये जो थिम्बल वाला पार्ट है ये इस तरह से एकदम गोल होता है,
इस तरह से एकदम गोल होता है। 3D में इमेजिन करो, ये क्या होता है सर, गोल होता है। या तो हम इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, या फिर सर हम इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, हम इसके अंदर टर्न कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये जो अपने पास सर्कुलर स्केल है ये आगे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, आगे की तरफ। अब अगर सर्कुलर स्केल आगे की तरफ जाएगा तो ये जो स्क्रू है क्या ये भी आगे जाएगा, हाँ सर आगे जाएगा। क्या स्क्रू भी आगे जाएगा, हाँ सर जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरह से क्लॉकवाइज ना घुमाकर अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं तो क्या ये जो सर्कुलर स्केल है ये पीछे की तरफ जाएगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो एक और एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा जो कि बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या ये सर्कुलर स्केल पीछे की तरफ जाएगा, हाँ सर पीछे की तरफ जाएगा। अगर सर्कुलर स्केल पीछे जाएगा तो क्या ये स्क्रू भी पीछे जाएगा। यही सिचुएशन मैंने यहाँ पर दिखा रखी है। इनिशियली ये स्क्रू और स्टड आपस में जुड़े हुए, हाँ सर आपस में जुड़े हुए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कुलर स्केल को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो सर ये जो अपने पास सर्कुलर स्केल है ये थोड़ा पीछे गया। अब मैंने एकदम इनिशियली आपको क्या बोला था कि ये जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल को ढककर रखता है। सर्कुलर स्केल मेन स्केल को ढककर रखता है। आपको मेन स्केल इनिशियल सिचुएशन के अंदर दिखाई नहीं देती, नहीं देती, हाँ सर नहीं देती। मैंने सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। जब मैंने सर्कुलर स्केल को क्या किया सर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये जो अपने पास सर्कुलर स्केल है ये थोड़ा थोड़ा पीछे गया। तो आपको धीरे धीरे करके ये जो मेन स्केल है ये दिखाई देना स्टार्ट हुआ। मेन स्केल की आपको धीरे धीरे करके रीडिंग दिखाई देनी स्टार्ट हुई। इससे पहले आपको मेन स्केल का सिर्फ सर 0 दिखाई दे रहा था। जूम करके देख लो, आपको सिर्फ मेन स्केल का 0 दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपको मेन स्केल के 0 के अलावा ये देखो 4 और रीडिंग आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप सर्कुलर स्केल को पीछे लेकर आओगे आपको मेन स्केल के अंदर भी कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाई देनी स्टार्ट होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हाँ सर। और मैंने बोला कि जो काम सर्कुलर स्केल के अंदर होगा वही काम किसके अंदर होगा, स्क्रू के अंदर। तो सर सर्कुलर स्केल अगर पीछे आया, जो काम सर्कुलर स्केल के अंदर होगा वही काम किसके अंदर होगा, स्क्रू के अंदर होगा। हाँ सर वही काम किसके अंदर होगा, स्क्रू के अंदर। तो सर्कुलर स्केल जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर पीछे की तरफ आया, ये जो अपने पास स्क्रू वाला पार्ट है ये भी तो सर पीछे आया, हाँ सर आया। तो ये इन दोनों के बीच में स्पेस बन गया ना, स्क्रू और स्टड के बीच में, हाँ सर दोनों के बीच में स्पेस तो बन गया। तो ये इनिशियल सिचुएशन, ये क्या है, इससे लेटर की सिचुएशन है, इससे बाद की सिचुएशन है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हाँ सर। एक और मैं आपको इसकी फील देता हूं। इसको आप मान लो ये एक बोतल का ढक्कन है। ये जो अपने पास सर्कुलर स्केल है इसका जो थिम्बल वाला पार्ट है जिसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे क्लॉकवाइज घुमाना है, कैसे कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो ये देखो ये मार्कर की इंक फिल करने वाली बोतल है अपने पास, ठीक है। इसको आप क्या मान लो, एक स्क्रू गेज की तरह मान लो, ठीक है। स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है उसकी तरह मान लो। अब मेरे को इसको खोलना है तो मैं क्या करूंगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको घुमाऊंगा, हाँ सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये खुल गया, ठीक है। आप खुद अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, कोई भी बोतल का ढक्कन लेकर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये खुल जाएगा या फिर पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप इसको घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या आपको यहां से समझ में आया? अदरवाइज मेरे पास एक और फील है। फील क्या सर, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर स्केल का ये थिम्बल वाला पार्ट है जिसको मैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूँ। क्लॉकवाइज कैसे घुमाऊंगा, मैंने इसको पकड़ा एक ढक्कन की तरह, ठीक है सर, मैंने इसको पकड़ लिया। अगर मैं इसको ऐसे 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 इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, सर ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इस तरह से जैसे हम कोई भी बोतल का ढक्कन बंद करते हैं, इस तरह से मैंने इसको घुमाया, ये सिंगम का नहीं है साइन, ठीक है, ये मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाया तो ये मेरा अंगूठा किस तरफ आपको डायरेक्शन दे रहा है, आगे की तरफ। तो अगर मैं इसको ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमाऊंगा या फिर इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मेरा अंगूठा आपको आगे की तरफ डायरेक्शन दे रहा, हाँ सर आगे की तरफ डायरेक्शन दे रहा। तो ये जो अपना सर्कुलर स्केल है ये आगे की तरफ जाएगा। और मैंने बोला भी तो ये था कि अगर हम किधर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, हाँ सर। अब मैं इसको आगे की तरफ इस तरह से ना घुमाकर या फिर इस तरह से ना घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा रहा हूँ, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, यानी कि इस तरह से घुमा रहा हूं। इस तरह से अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, इसके ये जो थिम्बल वाला सर्कुलर पार्ट है इसको ऐसे घुमा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो सर ये किधर डायरेक्शन दे रहा है, पीछे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। यानी कि ये जो सर्कुलर स्केल है ये पीछे की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, जो कि आपको इस केस के अंदर दिखाई देगा। और जैसे ही सर्कुलर स्केल पीछे की तरफ जाएगा आपको मेन स्केल का सिर्फ 0 नहीं दिखाई देगा, मेन स्केल धीरे धीरे आपको विजिबल होना स्टार्ट होगा, मेन स्केल की आपको रीडिंग दिखनी स्टार्ट होगी जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है। और क्योंकि सर्कुलर स्केल पीछे गया है तो अपना ये जो स्क्रू वाला पार्ट है जो कि इनिशियल स्टड के साथ चिपका हुआ था ये भी थोड़ा पीछे आ जाएगा। क्या आपको इतनी पूरी फील समझ में आई है? मैंने पूरी इसके अंदर कोशिश कर ली है, जितनी समझाया जा सकता था बहुत बढ़िया से आई थिंक मैंने आपको समझा भी दिया। और अब मैं आपको इसकी एक फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ। फोटो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी स्क्रू गेज की, जब वो थोड़ा सा खुला हुआ था, जब इसका स्क्रू वाला पार्ट थोड़ा सा स्टड से चिपका हुआ नहीं था, थोड़ा सा इसके बीच में क्या था, स्पेस था। अब एकदम क्लोज में आपको स्क्रू गेज दिखा देता हूँ, जैसा अगर आप मार्केट से लेकर आओगे तो आपको इसी तरीके का स्क्रू गेज आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको अभी स्क्रू गेज का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है? नहीं है तो मैं आपके लिए लगा दूंगा, ठीक है। तो स्क्रू गेज का आपको एक डायग्राम या फिर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, जैसा अगर आप मार्केट से खरीद कर लेकर आते हो तो आपको वैसा मिलता है। एकदम इनिशियल सिचुएशन का आपको स्क्रू गेज दिखाई दे रहा होगा, जैसा इस केस के अंदर है ना, आपको ऐसा स्क्रू गेज अभी दिखाई दे रहा होगा,
क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। अब आप इसके अंदर फील करो, क्या स्क्रू और स्टड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर जुड़े हुए हैं। क्या आपको एक यू शेप का इस तरह का आपको फ्रेम भी दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा। अब देखो जहां पर फ्रेम एंड हो रहा है उसके बाद में क्या आपको कोई मेन स्केल दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। अगर आपका स्क्रू गेज क्लोज है, स्टड और स्क्रू के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो आपको मेन स्केल दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा केस दिखाई ना देकर ऐसा केस दिखाई देगा डायग्राम के अंदर। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। मतलब ये जो फ्रेम का पार्ट है, ये जो यू शेप का जो फ्रेम जहां पर फिनिश हो रहा है, उसके ठीक बाद में क्या आपको सर्कुलर स्केल दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। तो बस ये स्क्रू गेज की इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन क्या आपको समझ में आई? हाँ सर। यूज क्या होता है? यूज ये होता है कि जब इनिशियल सिचुएशन में मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको मैं जब खोलूंगा, जब स्क्रू और स्टड के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस इसके बीच में है, इनके बीच में मैं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को फंसाकर उसका मैं डायमीटर मेजर कर सकता हूँ, या फिर उसकी मैं थिकनेस मेजर कर सकता हूँ। ये काम होता है इससे। जैसे जनरली हमको बोला जाता है कि हमें कोई वायर या फिर कोई तार हमें दे रखा है, कोई हमें वायर दे रखा है जिसका हमें डायमीटर मेजर करना है। अब वायर का जो डायमीटर होता है वो कंफर्म हमें पता नहीं होता कि कितना होता है, तो अगर हमें उसे मेजर करना है, क्योंकि उसकी मेजरमेंट बहुत छोटी होती है, तो हमें बहुत ही ज्यादा हमें एक्यूरेसी के साथ हमें उसका वैल्यू बताना होता है कि कितनी वैल्यू आई है उसके डायमीटर की। तो हम उसके लिए नॉर्मल स्केल या फिर वर्नियर कैलिपर का यूज नहीं कर सकते। हम किसका यूज करते हैं? अपने स्क्रू गेज का यूज करते हैं। अब स्क्रू गेज के अंदर कैसे मेजर करेंगे? ये मान लो मैंने एक तार बना रखा है या फिर एक मैंने वायर बना रखा है, इसी तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल होता है वायर, ठीक है। ये मैंने बना रखा। अब वायर के बीच में जितने डिस्टेंस है मैंने वहां पर लाकर इसको स्क्रू गेज को एडजस्ट कर दिया। स्टड वाला पार्ट तो फिक्स होता है, हाँ सर, इसके एकदम कोने में मैंने चिपका कर रख दिया किसको? वायर को, ठीक है। अगर कुछ स्पेस बचा हुआ है स्क्रू वाले पार्ट और ये जो वायर है इसके बीच में, मान लो अपने पास स्क्रू यहाँ पर एंड हो रहा है और कुछ स्पेस बचा हुआ है इन दोनों के बीच में, वायर और स्क्रू के बीच में, तो मैं क्या करूंगा? एंटी क्लॉकवाइज करके मैंने इसको खोला था, हाँ सर। अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो क्या ये जो स्क्रू है ये थोड़ा आगे चला जाएगा? हाँ सर। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज करके मैंने स्क्रू गेज को खोला था, हाँ सर खोला, बीच के जो पार्ट है उसके अंदर मैंने एक सिलेंडर है उसको फिक्स कर दिया, हाँ सर फिक्स कर दिया। अब जो स्पेस बचा हुआ है खाली, एकदम टाइट दोनों नहीं बंधे हुए हैं, अगर बंध गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बंधे हुए हैं तो मैं क्या करूंगा? ये जो अपने पास स्क्रू का जो सर्कुलर स्केल है इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या ये थोड़ा आगे की तरफ जाएगा? हाँ सर जाएगा। जब ये सिलेंडर के या फिर वायर के दूसरे पार्ट तक एकदम बढ़िया से टाइटली बन जाएगा, हाँ जी सर बन जाएगा, तब मैं क्या कर दूंगा? ये जो रेचेट वाला पार्ट है इसको मैं एक बार थोड़ा सा घुमा दूंगा ताकि एकदम टाइट बंधना फिक्स हो जाए कि टाइट इससे बंध चुका है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जिनके बीच में मैंने क्या कर रखा है? वायर लगा रखा है, ये जो डिस्टेंस है इतनी ही आपको रीडिंग ये जो मेन स्केल है और जो सर्कुलर स्केल है इन दोनों के मिलाकर मिलेगी, इन दोनों की मिलाकर मिलेगी। तो जब आप मेन स्केल की रीडिंग को और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को आपस में जोड़ दोगे, आपस में जब आप इनको ऐड कर दोगे, तो आपके पास इस वायर का डायमीटर या फिर टोटल रीडिंग आ जाती है। कैसे आती है? इसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको बस बता रहा हूं कि क्या एप्लीकेशन होता है इसका, क्यों हम ये काम करते हैं। क्या आपको इतना पोर्शन समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं जिसके लिए मुझे फिर से बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत है इसकी। क्या बता रहे हो सर? मैं बता रहा हूं इसकी पिच की 3 डेफिनेशन भी होती है, पिच की 3 डेफिनेशन भी होती है। अब सारी चीजें समझानी है तो डायग्राम थोड़ा बड़ा होना जरूरी है, जैसे हमने इनिशियली बनाया था वैसा ही डायग्राम हम बना रहे हैं स्क्रू गेज का। अब मैं आपको समझा रहा हूं पिच समझाने के लिए पिच की अपने पास टोटल 3 डेफिनेशन होती है, जिसको समझाने के लिए मुझे एक स्क्रू गेज का बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बड़ा डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले ये मैंने स्टड वाला पार्ट बनाया, इसके बाद में मैंने ये स्क्रू वाला पार्ट बना दिया, ठीक है। ये स्टड है, ये स्क्रू है, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा कौन सर? फ्रेम, यू शेप का फ्रेम जोड़ेगा। तो ये सर मैंने यू शेप का फ्रेम भी बना दिया। इसके बाद में क्या आएगा सर? इसके बाद में आएगा मेन स्केल। ये अपने पास मान लो क्या आ चुका है? मेन स्केल आ चुका है। मेन स्केल के बाद में क्या निकलेगा सर? सर्कुलर स्केल निकलेगा। ये सर्कुलर स्केल, ये क्या आ चुका है? सर्कुलर स्केल भी आ चुका है। और सर्कुलर स्केल के बाद में लास्ट में क्या आता है? अपने पास रेचेट वाला पार्ट आता है, जिसको मैंने छोटा सा यहाँ पर शो कर रखा है। तो ये फ्रेम है यू शेप का, ये क्या है? स्टड, ये स्क्रू, और इसके बाद में ये क्या है? मेन स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग भी यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये मेन स्केल की बेसलाइन, इसके बाद में मेन स्केल की रीडिंग, इस तरह से करके। और मेन स्केल की बेसलाइन से क्या जुड़ता है सर? इसका जीरो जुड़ता है, जीरो किसका? सर्कुलर स्केल का। और इसके बाद में अपने पास इस तरह से सर्कुलर स्केल के डिवीजन आते हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ सर इतना समझ में आ गया। ये मैंने एक आइडियल स्क्रू गेज बना रखा है। ये अपने पास क्या है? एक स्क्रू गेज है। अब स्क्रू गेज मैंने एकदम इनिशियल सिचुएशन वाला नहीं ले रखा, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में सेपरेशन है और मेन स्केल भी आपको विजिबल है, तो मैंने इनिशियल सिचुएशन वाला स्क्रू गेज नहीं ले रखा। अब यहाँ पर ये जो अपने पास स्क्रू वाला पार्ट है, इसके अंदर ये थ्रेड भी तो होते हैं, वही सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने बोला था, गोल गोल स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। यहाँ पर थ्रेड का काम है, इसलिए मैंने अलग से बना रखे हैं। ये क्या है? थ्रेड। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ पिच की डेफिनेशन। पिच की 3 डेफिनेशन अपने पास होती है। पिच हम कैसे निकालते हैं? पिच हम एक तो ये जो थ्रेड वाला पार्ट है,
स्क्रू के अंदर इसकी मदद से निकालते हैं, दूसरा अपने पास ये जो मेन स्केल है इसकी मदद से निकालते हैं, और तीसरी जो डेफिनेशन हम निकालेंगे ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी मदद से निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थ्रेड की मदद से हम कैसे पिच की डेफिनेशन निकालते हैं। थ्रेड की मदद से सर अपने पास यहाँ पर ये थ्रेड है, ये पहला थ्रेड, ये दूसरा थ्रेड, ये तीसरा थ्रेड और ये इसके बाद फोर्थ थ्रेड। ठीक, कोई भी जो दो पास पास वाले जो कंसेक्यूटिव थ्रेड है, एक के बाद एक आने वाले थ्रेड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला और दूसरा थ्रेड, ये जो कंसेक्यूटिव थ्रेड है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या फिर जो सेपरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। सो दैट डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, दो जो एक के बाद एक आने वाले दो पास पास वाले जो थ्रेड है उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। सो द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच। ये पिच की डेफिनेशन नंबर 1 होगी। थ्रेड की मदद से हमने निकाल लिया सर पिच। ओके, पिच की जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो होती है सर अपने पास मेन स्केल है, इसकी मदद से हम निकालते हैं। मेन स्केल के अंदर क्या ये आपको मेन स्केल के डिवीजन मिल रहे हैं, ये डिवीजन 1, ये सेकंड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन। तो जो दो पास पास वाले जो डिवीजन होते हैं या फिर यूं कह दो कि जो दो कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं, एक के बाद एक आने वाला डिवीजन, ये पहला इसके बाद आया दूसरा इसके बाद तीसरा, तो जो एक के बाद एक आने वाले जो डिवीजन आते हैं या फिर यूं कह दो कि जो कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं मेन स्केल के, इनका भी सेपरेशन क्या होता है? पिच होता है। तो अपने पास डेफिनेशन क्या बनी कि मेन स्केल के जो कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं उनका भी जो डिफरेंस या फिर सेपरेशन होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, या फिर उनकी जो डिस्टेंस होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तीसरी जो डेफिनेशन है पिच की वो हम किसकी मदद से निकालते हैं? सर्कुलर स्केल की मदद से निकालते हैं। अब सर सर्कुलर स्केल की मदद से कैसे निकालेंगे? अपने पास ये जो सर्कुलर स्केल है ये आपको ऐसे 2D में देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से दिख रहा है। 3D में एक्चुअली में क्या पूरा एक सर्कल की तरह होता है? बिल्कुल, सर्कुलर स्केल है तो ये सर्कल की तरह होगा, और आपको इसकी जो रीडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर ये सीधी दिखाई दे रही है आपको, बट एक्चुअल में ये पूरे सर्कल के अंदर बनी होती है। किस तरह से बनी होती है? इस तरह से बनी होती है। ये अपने पास सर्कल होता है, इसी तरीके सर्कुलर स्केल आपको 3D में विजिबल होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो रीडिंग होती है ये कुछ इस तरह से बनी होती है, जैसे घड़ी के अंदर 1 2 3 4 होता है ना, इसी तरीके से इसके अंदर रीडिंग बनी होती है। ये रीडिंग अपने पास सर्कुलर स्केल के पूरे एक टर्न के दौरान, पूरा जब हम एक सर्कुलर स्केल घूमते हैं इस दौरान जनरली 100 होते हैं, बट कई बार क्वेश्चन के अंदर 50 दिए जा सकते हैं, कई बार 200 दिए जा सकते हैं, कई बार 300 दिए जा सकते हैं। जैसे नेट 2020 के अंदर आई थिंक क्वेश्चन आया था या फिर 21 के अंदर आया था, उसके अंदर जो अपने पास सर्कुलर स्केल है इसके डिवीजन को सिर्फ 50 दे रखा था, 100 नहीं दे रखा था। अगर अभी ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये डिवीजन और क्या होते हैं, एक बार रहना तो थोड़े आगे चलकर और ज्यादा समझ में आएगा। तो जब हम क्या एक पूरा सर्कल घूमते हैं सर्कुलर स्केल का, तो उसे क्या हम एक चक्कर बोल सकते हैं? हाँ सर, एक चक्कर बोल सकते हैं, यानी कि एक टर्न। हाँ सर, या फिर एक रोटेशन। एक रोटेशन पूरा पार करने के दौरान हमें जितने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम क्या बोलते हैं सर? पिच बोलते हैं। सो द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ 1 टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड पिच। पिच की तीसरी डेफिनेशन क्या है? सो द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ 1 टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड पिच। पिच की अब तक अपने पास 3 डेफिनेशन अपने नोट्स के अंदर लिखो, अपने नोट्स के अंदर लिखो, या फिर चलो मैं भी लिखा देता हूं। पहला, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive थ्रेड्स, ये अपने पास डेफिनेशन नंबर 1 हो गई पिच की। दूसरी क्या है सर? डिस्टेंस थ्रेड्स ऑफ स्क्रू भी लिख लो साथ में। स्क्रू के जो थ्रेड्स होते हैं ना उनमें से जो 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड आते हैं उनके बीच के डिस्टेंस होती है पिच। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive, अब मैं CONS लिखकर छोड़ रहा हूं, consecutive डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, यानी मेन स्केल के जो 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन है उनके बीच के डिस्टेंस। तीसरा क्या है? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग कंप्लीशन, ड्यूरिंग कंप्लीटिंग लिख दो, कंप्लीटिंग ऑफ 1 टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल, ऑफ सर्कुलर स्केल। ये 3 डेफिनेशन होती है किसकी? पिच की। क्या आपको पिच की तीनों डेफिनेशन समझ में आई? हाँ सर, तीनों के तीनों डेफिनेशन समझ में आ गए। अब मैं आपको पिच की मदद से एक और चीज समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहे हो सर? जब हम सर्कुलर स्केल का पूरा एक टर्न घूमते हैं, जब हम सर्कुलर स्केल का पूरा एक टर्न घूमते हैं, मैंने आपको इनिशियली एक बात बताई थी कि जब हम सर्कुलर स्केल को या फिर इसका जो थिम्बल है इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसको घुमाते हैं, या फिर यूं कह दो कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं, तब क्या होता है सर? तब ये जो अपने पास ये जो स्क्रू वाला पार्ट है या फिर ये जो सर्कुलर स्केल अपने पास है ये पीछे की तरफ जाती है, और क्लॉकवाइज घुमाने पर आगे की तरफ जाती है। क्या आपको ये बात पता है? हाँ सर। और जब ये पीछे की तरफ जाएगी क्या आपको मेन स्केल का एक एक करके डिवीजन आपको दिखना स्टार्ट होगा? हाँ सर।
और अगर आगे की तरफ जाएगी तो इसका एक एक करके डिवीजन छुपना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो अपने पास सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल को ढक लेती है। इतनी बात मैंने आपको पहले बताई थी, हाँ सर बताई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अपने पास ये जो सर्कुलर स्केल है इसको मैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो सर्कुलर स्केल पीछे जाएगी, है ना, और सर्कुलर स्केल के अंदर जो काम होता है वही काम किसके अंदर होता है, स्क्रू के अंदर होता है, तो स्क्रू भी पीछे जाएगा क्योंकि सर्कुलर स्केल एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर पीछे जा रहा। और अगर सर्कुलर स्केल एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर पीछे की तरफ जाएगा तो ये जो मेन स्केल है ये थोड़ा थोड़ा करके सर हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन स्केल को सर्कुलर स्केल ढककर रखता है। अब अगर अपने पास जो सर्कुलर स्केल है ये थोड़ा थोड़ा करके पीछे जाने लगेगा तो मेन स्केल हमको दिखने लगेगा। हाँ सर ये काम होगा। अब मेन बात ये है ये कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाता है, इसका एक और तरीका होता है या फिर एक फील आप इसके थ्रू ले सकते हो, इससे आप पिच की एक वैल्यू समझ सकते हो। कैसे सर? अपने पास ये जो सर्कुलर स्केल है इसको मान लो मैं किधर घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में एक बार घुमा रहा हूँ, मैंने एक सर्कल मान लो पूरा कर दिया, एक सर्कल मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पूरा किया, मतलब मैंने एक टर्न लिया। हाँ सर एक टर्न लिया मतलब मैंने 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल घुमाए। 100 डिवीजन जनरली लिए जाते हैं बट कई बार नहीं भी लिए जाते, तो हम 100 डिवीजन वाला कैसे काम करते हैं रहने देते हैं। तो हमने जब एक टर्न जो अपना सर्कुलर स्केल है इसका हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो अपना जो सर्कुलर स्केल है ये थोड़ा सा पीछे हुआ। हाँ सर तो यहां पर ये जो मेन स्केल है ये पता है कितना विजिबल होना स्टार्ट होता है, एक डिवीजन ही विजिबल होना स्टार्ट होता है। क्या समझ में आया? यानी अपना जो सर्कुलर स्केल है ये जितने टर्न पीछे जाएगा उतना ही डिवीजन यहां पर दिखना स्टार्ट होगा, उतना ही डिवीजन यहां पर दिखना स्टार्ट होगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाकर मैं आपको बताता हूं इसका, एकदम इनिशियल सिचुएशन का एक छोटा सा डायग्राम बनाकर मैं आपको बताता हूं कि मान लो अपने पास ये स्टड है, इसके बाद ये स्क्रू है। एकदम इनिशियल सिचुएशन में लेता हूं जब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये इसके बाद स्क्रू है और इसके बाद में ये थिम्बल वाला पार्ट है, इसके बाद में ये क्या है, थिम्बल वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में ये अपना मेन स्केल का मान लो यहाँ पर क्या है, नहीं यार यहाँ पर ये खराब हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरली विजिबल बनाता हूँ, क्लियरली विजिबल बनाता हूँ मैं इसको। ये सर स्टड है, स्टड से क्या जुड़ा हुआ है, ये स्क्रू जुड़ा हुआ है। हाँ सर जुड़ा हुआ है। अब मैं यहां से क्या करना स्टार्ट करूंगा, ये मैंने क्या बनाया सर, इसका फ्रेम बनाया। फ्रेम से आगे क्या होता है सर, मेन स्केल होता है। हाँ सर मेन स्केल से आगे क्या निकलता है, अपना सर्कुलर स्केल इस तरह से निकलता है। क्या आपको इनिशियल सिचुएशन यही याद है? यहां पर अपना जो सर्कुलर स्केल है इसका 0 होता है, इस तरह से करके आगे फिर रीडिंग होती है सर्कुलर स्केल की, और मेन स्केल का जो 0 है और सर्कुलर स्केल का जो 0 वो आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ये मैंने आपको इनिशियल सिचुएशन बताई थी। तो मेन स्केल के अंदर क्या आपको सिर्फ और सिर्फ 0 विजिबल है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? हाँ सर दिखाई नहीं दे रहा। इनिशियल सिचुएशन यानी स्क्रू और स्टड आपस में क्या जुड़े हुए हैं? हाँ सर। अब मेरे पास ये जो सर्कुलर स्केल है इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। इसको मैंने जब एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो क्या ये जो सर्कुलर स्केल है ये थोड़ा सा पीछे आएगा। मैंने सिर्फ एक टर्न इसको पीछे किया, एक टर्न यानी कि एक मैंने इसको रोटेशन दिया, एक बार सारे डिवीजन मैंने इसके घुमाए। जब मैंने इसको एक टर्न या फिर एक रोटेशन दिया तो क्या ये हल्का सा पीछेगा? कितना पीछेगा? ये इतना पीछेगा जितना अपने पास मेन स्केल के अंदर आपको रीडिंग दिखेगी। मेन स्केल आपको जितना विजिबल होगा, मेन स्केल कितना विजिबल होगा, आपने इसका एक टर्न एंटी क्लॉकवाइज किया ना तो आपको मेन स्केल के अंदर भी एक रीडिंग दिखेगी। यानी अगर ये जो मेन स्केल है इसके अंदर सिर्फ आपको 0 दिखाई दे रहा था तो फिर आपको एक डिवीजन देखना लग जाएगा। अगर मैंने इसको फिर सर दूसरा रोटेशन दिया तो आपको एक और टर्न दिखने लग जाएगा। अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज में एक तीसरा टर्न और दिया तो सर ये यहां पर आपको तीसरा डिवीजन मेन स्केल पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको फोर्थ टर्न और दिया, फोर्थ रोटेशन और दिया तो ये यहां पर एक और डिवीजन दिखेगा। फिफ्थ अगर आपने दिया तो आपको एक और डिवीजन देखने को मिलेगा। अगर आपने इसको एक और डिवीजन, एक और रोटेशन दिया, एक और टर्न दिया तो ये आपको एक और दिखा देगा। अब अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज की जगह फिर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया, क्लॉकवाइज मैंने इसको टर्न दिया, जब ये सारे डिवीजन घूम लेगा, एक सर्कल पूरा कर लेगा क्लॉकवाइज, तो इसका एक जो रीडिंग है ये इनविजिबल हो जाएगा, एक रीडिंग आपको देखना बंद हो जाएगा। अगर मैंने एक और क्लॉकवाइज दिया तो आपको एक और रीडिंग दिखना बंद हो जाएगा। सर 2 और रोटेशन दे दिए तो 2 आपको दिखने बंद हो गए। एक और सर मैंने रोटेशन दे दिया क्लॉकवाइज, एक और दिखना बंद हो गया, सिर्फ एक डिवीजन दिख रहा। अगर मैंने एक और दे दिया सर उसके बाद मैंने टर्न, तो आपको कोई भी मेन स्केल के ऊपर डिवीजन दिखाई नहीं देगा। क्या आपको इसकी एक्चुअल फील आई है? हाँ सर फील आई है। और जब ये सारा काम होता है, पहले मैंने क्या किया सर, ये जो मेरे पास है कौन सा सर्कुलर स्केल, इसको जब मैंने पीछे की तरफ किया तो ये जो अपने पास स्क्रू वाला पार्ट है जिसके अंदर ये जो कॉइल मैंने बना रखे हैं या फिर ये जो मैंने थ्रेड बना रखे हैं, ये जो मैंने थ्रेड बना रखे हैं, इनके अंदर भी कुछ होता है। मैंने बोला जब भी मेरे पास ये जो सर्कुलर स्केल है इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या ये पीछे की तरफ जाएगा। मेन स्केल के अंदर इस दौरान क्या काम होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब थ्रेड के अंदर या फिर जो स्क्रू है इसके अंदर क्या काम होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब मैंने सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये पीछे की तरफ जाएगा। ये जो अपने पास स्क्रू वाला पार्ट है ये भी क्या पीछे की तरफ जाएगा? हाँ सर जाएगा। तो इसका हर एक जो थ्रेड है ये भी पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा,
ये भी पीछे की तरफ जाएगा। इनिशियली मान लो अपने पास थ्रेड कुछ, इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं और अब आपको समझाता हूं। इनिशियली मेरे पास मान लो थ्रेड कुछ इस तरह से थे, इनिशियली मेरे पास मान लो थ्रेड कुछ इस तरह से थे, दो थ्रेड मेरे को दे रखे थे, ठीक है, और थ्रेड मेरे पास कुछ इस तरह से थे, ठीक है, या फिर मैं एक थर्ड भी यहां पर बना लेता हूं। इनिशियली मेरे पास थ्रेड, जो थ्रेड थे ये कैसे थे, इस तरह से थे, एकदम इनिशियल सिचुएशन में। मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, हाँ सर, तो जो सर्कुलर स्केल है ये पीछे गया, हाँ सर, ये जो थ्रेड है ये भी पीछे गया, थ्रेड मैंने यहां पर पीछे बना लिया, थ्रेड नहीं, जो अपने पास स्क्रू है ये भी पीछे गया। अब स्क्रू के थ्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो थ्रेड है ये भी हल्का सा पीछे चला जाएगा, एक थ्रेड पीछे चला जाएगा, यानी ये जो मेरे पास थ्रेड यहां पर था इसको मैंने दूसरे वाले की जगह बना दिया, और ये जो दूसरा है ये तीसरे वाले की जगह चला जाएगा, और ये जो थर्ड है ये फोर्थ की जगह यहां पर चला जाएगा। ये काम होता है, ये काम होता है। अगर मैंने एक और रोटेशन दे दिया तो ये जो फर्स्ट वाला था ये थर्ड की जगह चला जाएगा, जो सेकंड वाला था वो फोर्थ की जगह चला जाएगा। हाँ सर समझ में आया। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज ना देकर अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दे दूं तो सर, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर मैंने इसको दे दिया तो क्या होगा सर, क्या ये यहां पर था थ्रेड, सबसे पहला ये हल्का सा आगे बढ़ जाएगा, हल्का सा आगे बढ़ जाएगा, जैसे एक डिवीजन मैंने बोला ना अगर क्लॉकवाइज दिया तो एक छुप जाएगा, उसी तरीके से ये जो थ्रेड है ये हल्का सा आगे बढ़ जाएगा। यानी इनिशियली मान लो यहां पर था ना, वो हल्का सा यहां पर बढ़ चुका है, वो कहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है, थ्रेड नंबर 1। थ्रेड नंबर 1 की सिचुएशन ऐसी थी, बिल्कुल वो हल्का सा आगे आ चुका है अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है। आई थिंक मैंने आपको थ्रेड का पूरा केस समझा दिया, मेन स्केल का पूरा केस समझा दिया, इससे अच्छा आई डोंट थिंक कि समझा जा सकता है। क्या आपको इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम पिच समझने वाले हैं। पिच की क्या डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, पिच का क्या फॉर्मूला होता है, पिच की मदद से हम कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। स्क्रू गेज के अंदर लिस्ट काउंट हमको कैसे निकालना होता है ये हम देख रहे हैं। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि वो 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर होता है, वो कैसे आता है ये हम देखने वाले हैं अभी। साथ में मैं आपको लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो स्क्रू गेज है उसके अंदर दो टाइप की स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल, दूसरी होती है सर्कुलर स्केल। यहां पर मैं लिखता हूं मेन स्केल और यहां पर मैं लिखता हूं सर्कुलर स्केल। लिस्ट काउंट समझने के लिए हम दोनों को एक एक बार देखने वाले हैं, एक एक करके देखने वाले हैं। ये सर्कुलर स्केल और ये क्या सर, मेन स्केल। मार्कर चेंज करते हैं। हाँ तो सर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन स्केल के साथ। मेन स्केल आप जो स्कूल में यूज किया करते थे वही है। ये अपने पास 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिवीजन सर, 10 होते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां डिवीजन तो 1 सेंटीमीटर वाला है। 10 डिवीजन के बीच में सर कितना बचा, 1 सेंटीमीटर बचा। मैं एक जनरल आइडियल केस ले रहा हूं जिसके अंदर जो मेन स्केल है इसको मैंने पूरा 1 सेंटीमीटर का मान रखा है। सारे 10 डिवीजन मानकर मिलकर क्या कर रहे हैं सर, 1 सेंटीमीटर बना रहे, तो हर एक डिवीजन कितने का, 0.1 सेंटीमीटर का या फिर 1 mm का होता है। ये कन्वर्जन मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। हाँ सर, हर एक डिवीजन कितने का, 1 mm का। तो यहां से मान लो मैं 0 से रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ये अपने पास 0, ये पहला डिवीजन तक 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm, ये सर 2 mm, दूसरा डिवीजन 2 mm, तीसरा 3 mm, या 9 mm, इस तरह से करके 7वां डिवीजन 7 mm। इसी तरीके से अपने पास पहला डिवीजन कितने का था, 1 mm का था। तो हम एक फॉर्मूला देते हैं पिच का। मैंने आपको पिच की क्या सर आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो मेन स्केल है उसके अंदर जो दो कंसेक्यूटिव डिवीजन है, आसपास वाले, जो पास वाले ये जो दो डिवीजन है, इनके बीच का जो सेपरेशन या फिर जो अपने पास डिफरेंस या फिर जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जो दो पास वाले डिवीजन है किसके अंदर, मेन स्केल के अंदर, ये वाला डिवीजन और ये वाला डिवीजन, इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई, यही काम आपको यहां पर करना है। दूसरा डिवीजन कितने का, 2 mm का, 2 mm का, यानी सेकंड डिवीजन पिच के बारे में अगर बोलूं, सेकंड डिवीजन माइनस फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन 2 mm का, पहला डिवीजन 1 mm का, तो 2 - 1 mm यानी कि पिच अपने पास कितनी होगी सर, 1 mm आ चुकी है। 1 मिलीमीटर आपके पास स्क्रू गेज की पिच आ चुकी है। ये जनरल केस के अंदर पिच आती है, ठीक है सर। अगर मैं सर्कुलर स्केल की बात करूं तो सर्कुलर स्केल मेरे पास कुछ इस तरह से है। इसके अंदर अपने पास हम जनरल केस जिस तरह से हमने माना ना कि मेन स्केल के अंदर ये पूरा 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक होता है, 10 डिवीजन है तो हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, ये हम जनरल केस लेते हैं और ये अपने पास पिच आती है जनरल केस से। इसी तरीके से हम जनरल केस सर्कुलर स्केल के अंदर भी लेते हैं। क्या सर जनरल केस हम लेते हैं कि अपने पास जो सर्कुलर स्केल है इसके अंदर टोटल 100 डिवीजन है, यानी जब हम एक टर्न पूरा घूम रहे हैं, एक सर्कुलर स्केल को हम पूरा घुमा रहे हैं, एक टर्न पूरा घुमा रहे हैं, एक चक्कर हम घुमा रहे हैं, उस दौरान हम कितने डिवीजन तय कर रहे हैं, कितने डिवीजन हम घूम रहे हैं सर, कितने डिवीजन हम रोटेट कर रहे हैं, 100 डिवीजन हम रोटेट कर रहे हैं। 100 डिवीजन हम क्या कर रहे हैं सर, रोटेट कर रहे हैं। और 100 डिवीजन हम रोटेट करते हैं, यानी जब हम पूरा एक टर्न घूमते हैं उस दौरान हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, पिच के जितनी
हम डिस्टेंस कवर करते हैं। हमने बोला ना कि एक सर्कुलर स्केल का टर्न घूमने के दौरान हमने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो भी पिच है। पिच की तीसरी डेफिनेशन जो कि मैंने आपको सर्कुलर स्केल से बताई थी। हाँ सर, तो यहां से ये जो पिच है, ये एक टर्न के इक्वल हो चुकी है। पिच इक्वल टू 1 mm, ये किसके इक्वल हो चुकी है? एक टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल के, CS लिख देता हूं, ऑफ सर्कुलर स्केल के। हाँ सर, और सर्कुलर स्केल के एक टर्न के दौरान हम कितने डिवीजन घूमते हैं सर? 100 डिवीजन। तो 1 mm इक्वल टू अपने पास कुल मिलाकर कितना हो चुका है सर? 100 डिवीजन हो चुका है। 100 डिवीजन हो चुका है सर अपने पास 1 mm। क्या हो चुका है? हाँ जी सर, हो चुका है। क्या ये सारी चीज मैं यहां पर लिख दूं? हाँ सर, लिख दूं। 100 डिवीजन, मैं डिवीजन को डी से लिखकर छोड़ रहा हूं, इक्वल टू अपने पास अगर 1 mm है, तो अगर मैं एक डिवीजन का आपको बोलूंगा, आपको अगर एक डिवीजन निकालना है तो वो क्या होगा सर? 1/100 mm हो जाएगा, 1/100 mm, या फिर जिसको मैं क्या बोलता हूं? 0.01 mm। और 0.01 mm को हम क्या बोलते हैं? 0.001 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो क्या जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, एक डिवीजन की रीडिंग, और यही वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो कि हम एक स्क्रू गेज की मदद से कर सकते हैं। हम एक स्क्रू गेज की मदद से क्या छोटी से छोटी चीज को मेजर कर सकते हैं? सर्कुलर स्केल के किसी एक डिवीजन को मेजर कर सकते हैं, और यही वो चीज इसकी वैल्यू आई है 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि यही आएगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट अपने लिए एक जो अपना स्क्रू गेज है उसके लिए क्या आता है सर? जनरल केस के अंदर कि अगर कोई अपने पास स्क्रू गेज है जिसके अंदर पिच 1 मिलीमीटर का है, अगर उसके अंदर 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, तो अपने पास उसके अंदर लिस्ट काउंट किया जाएगा 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ जी सर, मेरे को इतना समझ में आया। ये तो था सर जनरल केस, ये तो था जनरल केस। अगर आपको कहीं पर ये 1 सेंटीमीटर ना दिया हो तो 10 डिवीजन की वजह से हर एक डिवीजन जो अपने पास है इसका, हर एक जो डिवीजन है ये हो सकता है 1 मिलीमीटर का ना हो, मतलब ये जो पिच है अपने पास स्क्रू गेज की वो हो सकता है 1 मिलीमीटर ना हो। हाँ सर, हो सकता है ना, कुछ ये एक्सेप्शनल केस दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन इनको बनाना होगा तो ये जनरल केस थोड़ी ना देंगे। जैसे नीट 2020 या फिर नीट 21 का जो क्वेश्चन था उसके अंदर इन्होंने 100 डिवीजन नहीं दिए थे, आइडियल केस नहीं दिया था, जनरल केस नहीं दिया था, इन्होंने 50 डिवीजन दिए थे। इस तरीके से ये एक खेल भी खेल सकते हैं। तो हमें जनरल केस से लिस्ट काउंट सीधा 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर नहीं मानना होता है, हमें सर फॉर्मूला निकालना होता है लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट का सर क्या फॉर्मूला होता है? LC इक्वल टू पिच बाई टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? लिस्ट काउंट क्या होता है सर? पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ सर, ये है फॉर्मूला। अब पिच मैंने आपको बताई थी कि जनरल केस के अंदर कितनी होती है सर? 1 मिलीमीटर होती है, और जनरल केस के अंदर हमने ये चीज भी अज्यूम करी थी कि अपने पास सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन होते हैं सर? 100 डिवीजन होते हैं। तो जब आप 1 mm बाई 100 करोगे तो आपके पास 0.01 mm ही तो आएगा, या फिर 0.001 सेंटीमीटर ही तो आएगा। हाँ सर, आएगा। तो हमने जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है उससे भी अगर हमने जनरल केस की सिचुएशन ले रखी है तो कैसे लिस्ट काउंट आता है ये चीज भी मैंने आपको बता दी। क्या आपको पिच अच्छे से समझ में आ चुकी है? हाँ जी सर, आ चुकी है। क्या आपको लिस्ट काउंट का केस भी एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है? हाँ सर जी, आ चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसका, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूं लिस्ट काउंट का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन है नीट 2020 का, और इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने वही काम कर रखा है जो कि मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था। क्वेश्चन नीट 2020 का है जिसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, मैंने आपको बोला कि जो अपने पास जनरल केस है उसके अंदर हम 100 डिवीजन लेते हैं सर्कुलर स्केल में, बट इन्होंने यहाँ पर 100 डिवीजन नहीं ले रखे, इन्होंने यहाँ पर 50 डिवीजन ले रखे हैं। क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है अ स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट, यानी LC मैं लिख रहा हूं इसको 0.01 mm। ठीक है सर, ये तो इन्होंने आइडियली मान रखा है। एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। फाइंड पिच ऑफ स्क्रू गेज। आपको स्क्रू गेज की पिच निकालनी है। अगर आपको सर्कुलर स्केल के डिवीजन कितने दे रखे हैं? 50। मैंने बोला नहीं कि ये जनरल केस 100 ना लेकर 50 भी ले सकते हैं। और लिस्ट काउंट इन्होंने क्या दे रखा है? 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या आपको है इतना समझ में? हाँ सर। मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको अब इसका आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, बताओ कौन सा सही होगा।
ABCD 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm और इसके अलावा 0.01 mm। बताओ पिच क्या है? नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या लगाना है सर? लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय टोटल नंबर ऑफ CSD यानी सर्कुलर स्केल के डिवीजन। पिच आपको निकालनी है, हाँ सर। लिस्ट काउंट क्या आपको दे रखा है? हाँ सर। और आपको क्या सर्कुलर स्केल के टोटल डिवीजन दे रखे हैं? हाँ सर, ये भी दे रखे हैं। तो आप एक काम करो, पिच को एक तरफ रखो, टोटल नंबर ऑफ CSD को आप उधर भेज दो। तो पिच इक्वल टू लिस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। लिस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आप जब करोगे, आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है। लिस्ट काउंट क्या वैल्यू 0.01 mm रख दोगे? हाँ सर। इनटू टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल के डिवीजन 50 दे रखे हैं सर। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.50 mm या फिर 0.5 mm आप लिख दो। यानी हाफ मिलीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी? पिच आ जाएगी। स्क्रू गेज की पिच क्या आ जाएगी सर? आपके पास हाफ मिलीमीटर आ जाएगी। यही तो बात मैंने आपको बोली थी कि अगर जनरल केस होगा तो आपके पास पिच कितनी आएगी? 1 मिलीमीटर आएगी। अब सर सर्कुलर स्केल के अंदर डिवीजन आपको दे रखे हैं 50, लिस्ट काउंट आपको 0.01 जो कि आइडियली होता है वही दे रखा है। इसका मतलब साफ है कि जब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे, आपके पास पिच भी वही 1 मिलीमीटर नहीं आने वाली, हाफ मिलीमीटर ही आएगी। क्या आपको इतना आया समझ में? हाँ सर, आ गया समझ में। अब मैं आपको दूसरी जगह बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आता है। ये तो एक जगह होगी जहां से क्वेश्चन बनता है, और देखो बना भी है 2020 के अंदर। 21 के अंदर दूसरी जगह से क्वेश्चन आया था, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें टोटल रीडिंग इसके अंदर निकालनी होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ये फील बना रखी थी कि हम क्या करते हैं स्क्रू गेज से, अगर हमें कोई भी वायर दे रखा है जिसका हमें डायमीटर अगर मेजर करना होगा तो वो हम कैसे मेजर करेंगे। इसलिए तो हम स्क्रू गेज पढ़ते हैं। हाँ सर, तो वो अब हम यहाँ पर डायमीटर मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टोटल रीडिंग या फिर डायामीटर ऑफ वायर बाय स्क्रू गेज। ठीक है सर। अब मैं एक स्क्रू गेज का नॉर्मल डायग्राम बनाकर आपको बताता हूं। ये अपने पास क्या है सर? स्टड है सबसे पहले। हाँ, उसके बाद में ये क्या है? अपने पास स्क्रू है। हाँ जी सर, स्क्रू है। और आपके पास यहां से क्या स्टार्ट होता है सर? ये इस तरह से फ्रेम आपके पास बना हुआ है। हाँ सर, फ्रेम बना हुआ है। ये आपके पास क्या बना हुआ है? फ्रेम बना हुआ है। और आगे क्या है सर? मेन स्केल है। आगे क्या है? मेन स्केल। और मेन स्केल से आगे क्या होता है? सर्कुलर स्केल इस तरह से होता है। और उसके आगे रेचेट होता है, वो मैं नहीं बना रहा हूं बिकॉज अपने पास स्पेस की क्या है? कमी। इस तरह से अपना क्या होता है सर? एक स्क्रू गेज होता है जिसके बीच में अगर हमको कोई भी वायर फंसाना है, हम वायर यहां पर लगा देंगे। ये हमने वायर लगा दिया। हाँ सर, वायर लगा दिया। वायर लगा दिया मतलब जो स्क्रू और स्टड है ये एक दूसरे से नहीं चिपके हुए हैं। हाँ सर, बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए हैं। नहीं चिपके हुए मतलब ये इनिशियल सिचुएशन नहीं है। हाँ सर, इनिशियल सिचुएशन नहीं है। मतलब जो मेन स्केल है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रीडिंग स्टार्ट होगी। ये 0 है, इसके बाद में कुछ ना कुछ रीडिंग होगी इस तरह से। और जो सर्कुलर स्केल है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रीडिंग होगी। इस तरह से करके कुछ ना कुछ रीडिंग होगी। क्या सर ये सारे काम होंगे? हाँ सर, ये सारे काम होने वाले हैं इसके अंदर। मेन स्केल के अंदर भी कुछ ना कुछ रीडिंग और सर्कुलर स्केल के अंदर भी कुछ ना कुछ रीडिंग रहने वाली है। अगर ये एकदम क्लोज होते, एकदम इनिशियल सिचुएशन होती, जब स्क्रू और स्टड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब स्क्रू और स्टड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बीच में कोई भी ये स्पेस नहीं होता, उस दौरान मेन स्केल है इसको सर्कुलर स्केल ढककर रखता है। बिल्कुल सर। और ये जो मेन स्केल की ये जो बेस लाइन है, इसको मेन स्केल की बेस लाइन बोलते हैं, जिसके ऊपर मेन स्केल के सारे डिवीजन होते हैं। तो मेन स्केल की जो बेस लाइन है इसके साथ में जो सर्कुलर स्केल की जो लाइन क्या कर रही है सर? कोइंसाइड कर रही है। यहां पर 0 होता, यहां पर 0 होता एकदम इनिशियल सिचुएशन में, जब स्क्रू और स्टड एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तब मेन स्केल का जो 0 है वो और सर्कुलर स्केल का जो 0 वो आपस में क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। हाँ सर, लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। स्क्रू और स्टड आपस में जुड़े हुए नहीं है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है जिसके बीच में हमने ये सिलेंडर रख रखा है या फिर ये हमने वायर रख रखा है। हाँ सर, रख रखा है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, मतलब मेन स्केल हमको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ विजिबल है, इसकी कुछ ना कुछ रीडिंग है। हाँ सर। और सर्कुलर स्केल को भी हमने कुछ ना कुछ जितना एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, वापस हम उतना क्लॉकवाइज नहीं घुमा पाए, तो इसके अंदर भी एकदम 0 यहां पर ना होकर कुछ ना कुछ और रीडिंग होगी, यानी मेन स्केल की भी कुछ ना कुछ रीडिंग होगी
जिसको हम मेन स्केल रीडिंग MSR लिखते हैं, और सर्कुलर स्केल की भी कुछ ना कुछ रीडिंग यहां पर प्रेजेंट होगी जो कि इस मेन स्केल के बेस लाइन के साथ में कोइंसाइड करेगी। इसके साथ में जो मिलेगी वो रीडिंग, उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल नहीं, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो आपके पास मेन स्केल की भी कुछ ना कुछ रीडिंग होगी और साथ में सर जो सर्कुलर स्केल है उसकी भी कुछ ना कुछ रीडिंग होगी। क्या आपको इतना कुछ समझ में आया? हाँ सर, इतना कुछ समझ में आ गया। तो हम टोटल रीडिंग का एक फॉर्मूला निकालते हैं। टोटल रीडिंग का हम एक फॉर्मूला आपको देते हैं। टोटल रीडिंग बोल दो, चाहे जो अपने पास वायर है उसका मेजरमेंट करते हैं उसकी जो टोटल रीडिंग आती है, या फिर उसका जो डायमीटर आता है उसका फॉर्मूला समझ लो। तो टोटल रीडिंग का अपने पास फॉर्मूला आता है MSR, यानी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग MSR होता है, और CSR क्या होता है सर? सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। तो टोटल रीडिंग का अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है MSR प्लस CSR। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन भी होने वाला है, वो मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, हल्का सा है। ये CSR है ना, ये नाम लिखने की जगह हमको सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखने की जगह हमें सर्कुलर स्केल काउंट लिखना चाहिए। बस इतना सा करेक्शन है, ये मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। अब ये फॉर्मूला आप लिख लो चाहो तो, या फिर बाद में दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा वो भी लिख लेना, दोनों लिख लेना। तो अपने पास जो टोटल रीडिंग है उसका अपने पास क्या फॉर्मूला आता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये फॉर्मूला क्या आपको वर्नियर कैलिपर के जैसा लग रहा है? उसके अंदर क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग था, MSR प्लस VSR था। यहाँ पे क्योंकि वर्नियर स्केल ना होकर सर्कुलर स्केल होता है, तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल के अंदर जो आपको रीडिंग विजिबल होगी यहां तक सर्कुलर स्केल के स्टार्ट होने के जस्ट पहले तक मेन स्केल की जो रीडिंग होगी, इसको हम क्या लिखते हैं? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग just before starting of circular scale, यानी कि जो सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रही है एकदम यहां से स्टार्ट हो रही है, इससे जस्ट पहले मेन स्केल की क्या रीडिंग है यहां तक की हमें रीडिंग लिखनी होती है। यानी अगर यहां पर 5 mm है तो आपको 5 mm मेन स्केल की रीडिंग लिखनी पड़ेगी। ये यहां पर 0 है, यहां पर 1 mm, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहां पर 5 mm आ रहा है तो आपको मेन स्केल की रीडिंग 5 mm लिखनी होगी। सर्कुलर स्केल के स्टार्ट होने से जस्ट पहले तक मेन स्केल की जो रीडिंग वो आपने लिख दी, ये MSR है। दूसरी आपके पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है? CSR होती है लीस्ट काउंट, जो कि मैंने आपको निकालना बता दिया, ओके, इनटू नंबर ऑफ CSD, यानी सर्कुलर स्केल के डिवीजन। नंबर ऑफ CSD की जगह मैं चलो सर्कुलर स्केल डिवीजन लिख देता हूं, सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेसलाइन ऑफ मेन स्केल। यानी कि आपके पास सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है इसका क्या आता है सर? फॉर्मूला लीस्ट काउंट मैंने आपको निकालना बता दिया, इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेसलाइन ऑफ मेन स्केल। यानी ये वाला जो डिवीजन है ये आपको बताना है, इस नंबर पर आपको 37 डिवीजन देखने को मिल रहा है, या फिर 47 देखने को मिल रहा है, या फिर 35 देखने को मिल रहा है, यानी 1 से 100 के बीच में कोई भी आपको डिवीजन इसके साथ में कोइंसाइड होता हुआ देखने को मिल सकता है। वो डिवीजन आपको इनटू में करना है लिस्ट काउंट के साथ में। एक्चुअल में क्या होता है कि आपको ये जो लिख रखा है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेसलाइन, इसका मतलब आपको समझाता हूं। ये सर मेन स्केल, हाँ मेन स्केल की ये जो लाइन है ना जिसके ऊपर रीडिंग होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं मेन स्केल की बेस लाइन। ये वाली लाइन को मेन स्केल की हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन। इसके ठीक सामने जो कि इससे चिपकती हुई जा रही है, इससे चिपकती हुई, या फिर यूं बोल दो कि इसके साथ जो कोइंसाइड करती हुई जा रही है, ये वाली लाइन पर कौन सा डिवीजन है ये आपको बताना। मेन स्केल की जो बेस लाइन है इसके साथ में सर्कुलर स्केल का कौन सा लाइन है या फिर कौन सी डिवीजन है, ये आपको बताना होता है। इसको साथ में CSR भी लिख दिया जाता है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। क्वेश्चन के अंदर जब आपको दे रखा होगा कि अपने पास सर्कुलर स्केल है, इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तब आपको ये सर्कुलर स्केल डिवीजन नहीं लिखा देगा, ये आपको लिख कर देगा कि सर्कुलर स्केल की 47th रीडिंग है या फिर 48th रीडिंग है। तो ये आपके पास ये जो CSR लिखते हो ना, इसकी जगह आप CSC लिखो, सर्कुलर स्केल काउंट आप लिखो,
सर जी क्यों लिखे सर्कुलर स्केल काउंट? क्योंकि अगर आप सर्कुलर स्केल रीडिंग को याद रख लोगे फॉर्मूला के अंदर, तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया होगा तो आप नॉर्मली एमएसआर प्लस सीएसआर कर लोगे, जो कि गलत हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको, जैसे नीट के अंदर मान लो क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर जो सीएसआर आपको दे रखा होगा, उस सीएसआर का मतलब ये होगा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, ये होता है इसका मतलब। जब आप उसके साथ में लीस्ट काउंट को जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास सर्कुलर स्केल काउंट आएगा, जो कि है। तो आप सर्कुलर स्केल काउंट प्लस मेन स्केल रीडिंग को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। क्या आपको सारी बातें समझ में आई? हाँ सर सारी बातें समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट कर दूं? हाँ सर कर दो। मैंने बोला मेन स्केल सर्कुलर स्केल दोनों की मिलाकर जो रीडिंग आएगी, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वायर का टोटल डायमीटर या फिर टोटल रीडिंग आ जाएगी, एमएसआर प्लस सीएसआर। ठीक है, सीएसआर की सर क्या होता है फॉर्मूला? मैंने बोला सीएसआर का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इनटू ये जो सर्कुलर स्केल है, इसका कौन सा डिवीजन है जो कि मेन स्केल के बेस लाइन के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, उसको हम सर्कुलर स्केल का रीडिंग बोलते हैं, या फिर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कुल मिलाकर फॉर्मूला एमएसआर प्लस सीएसआर बोल दो या फिर एमएसआर प्लस सर्कुलर स्केल काउंट बोल दो। सर्कुलर स्केल काउंट या फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है? लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको, उसके बाद हम जीरो एरर के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। क्या आपको इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ जी सर समझ में तो आ गया। अब सर क्वेश्चन आपका आया था नीट 2021 के अंदर, नीट 2021 के अंदर क्वेश्चन है a screw gauge gives the following readings when used to measure द डायमीटर ऑफ वायर। मैंने बोला ना कि हम इससे क्या करते हैं, स्क्रू गेज से डायमीटर ऑफ वायर मेजर करते हैं, ऑफ अ वायर। क्या रीडिंग दे रखी है सर? मेन स्केल की रीडिंग यानी कि एमएसआर हमें दे रखी है 0 mm, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग यानी कि सीएसआर हमें क्या दे रखी है 52 डिवीजन। तो आपको दो डिटेल अब तक दी गई है, एक सीएसआर एक एमएसआर, एक है 0 mm और दूसरी क्या है 52 डिवीजन। यानी ये नंबर ऑफ डिवीजन हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल के डिवीजन जो कि मेन स्केल के बेस लाइन के साथ में क्या कर रहे हैं कोइंसाइड। ये 52 डिवीजन ये वो है, सर्कुलर स्केल की एक्चुअल रीडिंग नहीं है जिसको हम एमएसआर प्लस सीएसआर करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमसे कह रहा है गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल corresponds to 100 division on circular scale diameter of wire is from the above data। ऑप्शन हमारे पास चार है। ऑप्शन नंबर ए 0.052 सेंटीमीटर, 0.52 सेंटीमीटर, 0.026 सेंटीमीटर और 0.26 सेंटीमीटर। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये अपने पास चार ऑप्शन है। बताओ कौन सा होगा करेक्ट? नॉर्मल टोटल रीडिंग निकालने का क्वेश्चन है, जो कि आपको ये क्वेश्चन के अंदर यहां से पता चल रहा होगा कि हमें डायमीटर ऑफ वायर बतानी है, यानी हमें क्या बतानी है टोटल रीडिंग बतानी है। तुरंत फॉर्मूला लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। टोटल रीडिंग क्या होती है सर? एमएसआर प्लस सीएसआर होती है। एमएसआर प्लस सीएसआर होती है। हाँ जी सर होती है। सीएसआर का क्या फॉर्मूला होता है सर्कुलर स्केल की रीडिंग का, या फिर सर्कुलर स्केल के काउंट का क्या फॉर्मूला होता है सर? सर्कुलर स्केल के सर काउंट का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सीएसडी यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, यानी मेन स्केल की जो बेस लाइन है उसके साथ में सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, जो कि हमें यहां पर दे रखा है 52वां जो डिवीजन है वो कर रहा है कोइंसाइड। क्या आपको यह आया समझ में?
अगर आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग इस तरह से करके एग्जाम के अंदर दे रखा है तो आप MSR प्लस CSR के अंदर डायरेक्टली मत लिख देना, ये आपको ये वाला CSR ना देकर ये लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ CST ये जो होता है ना कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल, ये आपको वैल्यू दी जाती है। ठीक है सर, अब मेन स्केल की रीडिंग आप क्वेश्चन से लिख दोगे 0 mm प्लस में लीस्ट काउंट आपको पता है नहीं, आपको निकालना है। दो हमें डिटेल दे रखी है, एक ये 1 mm दे रखी है, एक के साथ में 100 डिवीजन दे रखे हैं, और ये नंबर ऑफ CST कोइंसाइडिंग की आपको वैल्यू दे रखी है 52। तो आपको लिस्ट काउंट इंटू 52 कर देना है, आपके पास आंसर मिल जाएगा। अब सर लिस्ट काउंट कैसे निकालने? लिस्ट काउंट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पिच बाय टोटल CST यानी टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन करके मैंने आपको लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला बताया था। अब यहां पर आपको पिच कहां पर दे रखे और टोटल नंबर ऑफ CST कहां पर दे रखे हैं? देखो आपको यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है 1 mm ऑन मेन स्केल कोरिस्पोंड टू 100 डिवीजन। ये लाइन पता है हमसे क्या बोल रही है? ये लाइन हमसे बोल रही है कि जब हम जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर 100 डिवीजन घूमेंगे, यानी एक पूरा टर्न घूमेंगे, एक पूरा टर्न घूमेंगे, तब जो अपनी मेन स्केल है ना वो 1 mm आगे बढ़ेगी। कितनी आगे बढ़ेगी? 1 mm आगे बढ़ेगी, या फिर 1 mm पीछे हटेगी। मतलब जो अपनी जो मेन स्केल है उसके अंदर 1 mm का चेंज होगा, कुल मिलाकर ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो सर अपनी जो मेन स्केल होती है उसके अंदर जो रीडिंग होती है उसके अंदर ये जो चेंज हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। या फिर ये समझ जाओ कि जो अपनी सर्कुलर स्केल है इसके अंदर जो 100 डिवीजन हम घूमे, एक टर्न घूमे, उस दौरान दिस कोरिस्पोंड्स टू 1 mm, और पूरा एक जो हम सर्कल घूमते हैं या फिर पूरा हम एक टर्न घूमते हैं उस दौरान हम कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? पिच के जितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और ये क्या वही डिस्टेंस है? हाँ सर। तो पिच की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 mm लिख देंगे, 1 mm लिख देंगे। बाय टोटल नंबर ऑफ CST कितने हैं सर? 100 डिवीजन है। तो 1 mm बाय 100 जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा? लिस्ट काउंट 0.01 mm आ जाएगा, या फिर 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। और जब आप 0.001 सेंटीमीटर इंटू आप 52 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.052 नहीं 0.052 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। किसका? CSR का। और मेन स्केल का क्या था सर? 0 mm था, या फिर 0 सेंटीमीटर के अंदर भी 0 ही रहना ना? हाँ सर। तो आपके पास कुल मिलाकर जो आंसर है वो आया है 0.052 सेंटीमीटर। साथ में MSR तो 0 हो ही चुका है। हाँ सर, तो इसको आप कट कर दो। और हमने CSR कैसे निकाला? लिस्ट काउंट इंटू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ये रहे, लिस्ट काउंट कितना है? ये रहा 0.001 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो आंसर है वो आया 0.052 सेंटीमीटर, यानी इसको आप करेक्ट कर दो, ऑप्शन नंबर ए। क्या आपने आंसर निकाला मेरे साथ में मिलकर? हाँ जी सर निकाला। बहुत ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आपको समझाने के टाइम में मेरे को के चक्कर में मेरे को ज्यादा टाइम लग गया, वरना मुझे इसमें टाइम नहीं लगता। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से मुझे लगता है क्वेश्चन आते तो नहीं है नीट के अंदर, बिकॉज उसको थोड़ा हार्ड पार्ट मान लिया जाता है, बट नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था उससे। कौन सा टॉपिक है सर? जीरो एरर का टॉपिक। जीरो एरर का टॉपिक। सर जीरो एरर क्या होता है अभी बताते हैं। जीरो एरर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लो अपने पास एकदम इनिशियल लेवल पर, जब हम स्क्रू गेज हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको क्या बोला था कि जब स्क्रू गेज एकदम इनिशियल लेवल पर है, जब स्क्रू और स्टड आपस में क्या किए हुए हैं? जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उस सिचुएशन के अंदर क्या आपको मेन स्केल दिखाई देगा? नहीं देगा। मेन स्केल को कौन कवर करके रखेगा? सर्कुलर स्केल कवर करके रखेगा। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर क्या कुछ इस तरह से दिखाई देगी? तो क्या आपको इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी? ये अपने पास क्या है? मेन स्केल। सर आपने तो बोला मेन स्केल दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बट क्वेश्चन के अंदर मुझे आपको समझाना है ना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से मेन स्केल होता है, किस तरह से सर्कुलर स्केल। तो मैंने मेन स्केल का एकदम इतना सा छोटा सा पोर्शन दिखा रखा है, ठीक है। और बाकी जो अपने मेन स्केल है इसको सर्कुलर स्केल ने क्या कर रखा है? घेर के रखा है। तो ये अपने पास सर्कुलर स्केल, ये अपने पास क्या है? मेन स्केल है, ठीक है। आगे का काम मैं मार्कर चेंज करके आपको बताता हूँ। तो मेन स्केल का आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो विजिबल होगा, कोई भी मेन स्केल की आपको रीडिंग दिखेगी नहीं। मेन स्केल नहीं दिखेगा मतलब मेन स्केल की कोई भी रीडिंग नहीं दिखेगी, मेन स्केल का आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो दिखाई देगा, ठीक है सर। और इस टाइम में एकदम इनिशियल लेवल पे जब अपने पास स्क्रू और स्टड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस टाइम में मेन स्केल का और जो सर्कुलर स्केल है इन दोनों का जीरो आपस में क्या करता है सर? कोइंसाइड करता है। बाद में सर्कुलर स्केल की दूसरी रीडिंग। इस टाइम में मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो एक दूसरे से क्या करते हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही लाइन पर है। ये देखो ना, सेम ही तो लाइन है दोनों की, दोनों की क्या है? सेम लाइन है। मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं नो जीरो एरर। कोई भी जीरो एरर नहीं होती है, कोई जीरो एरर नहीं होगी। और उसके बाद हमें कोई भी वायर का डायमीटर निकालने को बोलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नॉर्मली अपने पास इनिशियल केस के अंदर अगर स्क्रू
और स्टड एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उस टाइम में मेन स्केल को सर्कुलर स्केल ने ढक रखा है, ओके। उस टाइम में मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों के जो जीरो है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, नो जीरो एरर का केस है, बिना दिक्कत का बढ़िया एक अपना इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। उससे जब हम मेजरमेंट करेंगे, हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर स्क्रू और स्टड के बीच में कुछ डिस्टेंस आएगी, हम कोई भी वायर उसके बीच में रखेंगे, जब हम उसका डायमीटर मेजर करेंगे तो हम टोटल रीडिंग वाला जो हमने पिछली बार फॉर्मूला निकाला था उससे हम नॉर्मली मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई भी उसके अंदर एरर नहीं आने वाला, हमको एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। अब कई बार एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है, क्या दिक्कत हो जाती है सर, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के ही अंदर गड़बड़ होती है। जब हमने स्क्रू गेज बनाया उसी टाइम उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से अगर मैंने एकदम इनिशियल सिचुएशन ले रखी है, जब स्क्रू और स्टड आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम इनिशियल सिचुएशन है, उसके अंदर भी अगर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जो अपने पास जीरो है वो आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो सर जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। तो जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं। सो जीरो एरर इज अ कंडीशन when initially when screw and stud are closed in that situation when zero of main scale and circular scale do not coincide with each other, then that situation is called zero error। अब ये जो जीरो एरर है ये दो टाइप की हो सकती है, कितने टाइप की, दो टाइप की हो सकती है, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होती है नेगेटिव जीरो एरर। दोनों के डायग्राम बनाता हूं, यहां पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा भी दूंगा, ठीक है, इंटरनेट से मैंने डाउनलोड करा था तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, और ये सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाकर भी रखा है, बना रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। अभी तक तो मैंने नो जीरो एरर का बनाया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव जीरो एरर का डायग्राम बनाता हूँ और साथ में एक काम करता हूँ, नेगेटिव का भी बना लेता हूँ। क्या अब तक मैंने आपको जितना कुछ समझाया आपको सब कुछ समझ में आया? मेरे से जितनी मैक्सिमम फील दिलाई जा सकती है ना उतनी मैं आपको दिला रहा हूँ। ये अपने पास बेस लाइन है मेन स्केल की, ये रही बेस लाइन मेन स्केल की, ये सर्कुलर स्केल के सारे डिवीजन, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल के डिवीजन, ये मेन स्केल की बेसलाइन है। यहाँ पे क्या है सर, मेन स्केल का जीरो, एकदम इनिशियल सिचुएशन है सर, एकदम इनिशियल सिचुएशन जब मेन स्केल को सर्कुलर स्केल ने ढक रखा है, यही वाली सिचुएशन, ठीक है सर। अब अगर अपने पास कोई ना कोई जो हमने इंस्ट्रूमेंट ले रखा है स्क्रू गेज का, उसके अंदर कुछ ना कुछ मान लो गड़बड़ी है, जिसकी वजह से मेन स्केल का ये जो जीरो है इसके साथ में सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड ना करे, जीरो कोइंसाइड ना करे, यानी यहां पर जीरो ना होकर कुछ और नंबर हो। जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो इससे या तो थोड़ा नीचे हो, ये जो कोइंसाइड होने वाला ये जो नंबर है ना, ये जो डिवीजन, इससे या तो थोड़ा नीचे हो या फिर इससे थोड़ा ऊपर हो, या तो इससे थोड़ा नीचे हो या फिर थोड़ा ऊपर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, जीरो एरर बोलते हैं। जैसे अगर ये जीरो मेन स्केल के साथ जो कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो सर नो जीरो एरर। अगर कोइंसाइड ना करके इससे नीचे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ये जो कोइंसाइड करने वाला ये जो डिवीजन है इससे ऊपर हो, यहां पर मान लो हो कहीं पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो दो टाइप की जीरो एरर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर मेन स्केल का जो जीरो है वो सर्कुलर स्केल के साथ, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है उसके साथ अगर इनिशियली कोइंसाइड ना करे, अगर सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से नीचे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर मेन स्केल के जीरो से ऊपर हो सर्कुलर स्केल का जीरो, उससे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। अब सर पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, नेगेटिव क्यों बोलते हैं, इसको पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, इसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं? यहां पर अपने पास क्या है सर, जीरो है, यहां पर इसका जीरो है, ठीक है। एकदम इनिशियल सिचुएशन से बताता हूं, एकदम इनिशियल सिचुएशन से, यहां पर इसका जीरो, यहां पर इसका जीरो। नॉर्मल अपने पास अगर स्केल होता तो जीरो के बाद में सर ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5 होता। इसी तरीके से होते हैं सर डिवीजन, जूम करके देख लो एकदम ध्यान से। यहां पर अगर जीरो स्टार्ट ही यहां से हो रहा है तो यहां पे क्या 1 आएगा, यहां पे क्या 2 या 3 या 4 या 5, इस तरह से होगा। हाँ सर, अगर इसका जीरो इससे ऊपर है तो यहां पर क्या आएगा 1, यहां पर 2 आएगा। अगर मान लो टोटल अपने पास इस सर्कुलर स्केल के अंदर अगर मान लो 100 डिवीजन है तो ये 0 या फिर 100 नंबर का डिवीजन है, फिर 1 2 3 से स्टार्ट होकर यहां पर लास्ट में क्या आएगा 99 98 इस तरह से आएगा। तो क्या ये आपको एक उल्टी गिनती की तरह नहीं लग रहा? हाँ सर, उल्टी गिनती ही तरह हमको लग रहा है। यानी ये जो जीरो है इसके बाद में 1 2 3 स्टार्ट होगा और ये जो कोइंसाइड हो रहा है ये 1 2 3 में से कोई और ना होकर 98 99 इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर वर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पर नॉर्मली देखो जीरो के बाद 1 2 3 इस तरह से करके सही से रीडिंग चल रही है एकदम, इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर वर्ड का यूज करते हैं। अब पॉजिटिव जीरो एरर के लिए भी एक फॉर्मुला होता है और नेगेटिव जीरो एरर के लिए भी एक फॉर्मुला होता है। क्या फॉर्मुला होता है सर? फॉर्मुला होता है लीस्ट काउंट
इनटू नंबर ऑफ CSD यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेसलाइन या फिर जीरो ऑफ मेन स्केल यानी MS इनिशियली यानी एकदम इनिशियल सिचुएशन जब स्क्रू और स्टड एक दूसरे से क्या चिपके हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस सिचुएशन के अंदर जब अपने पास जीरो एरर का केस है, जब मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, उस टाइम में जब आप सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो सर्कुलर स्केल का कोई और नंबर कोइंसाइड होगा मेन स्केल के जीरो के साथ, वो नंबर इनटू लिस्ट काउंट आप करोगे तो आपके पास जीरो एरर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव जीरो एरर तो यहां पर आप प्लस लगाओगे, नेगेटिव जीरो एरर तो यहां पर आप माइनस लगा के सेम टू सेम फॉर्मूला लिख दोगे, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ CSD कोइंसाइडिंग विद जीरो या फिर बेसलाइन ऑफ मेन स्केल इनिशियली। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ सर। अब आपको अगर नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग इसके अंदर देखना हुआ तो आप क्या करोगे सर, ये जीरो है ये 1 है, कोइंसाइडिंग कितना आ गया सर 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, आया समझ में? हाँ सर। इसलिए आप इसके लिए क्या करते हो, पॉजिटिव जीरो एरर वर्ड का यूज करते हो। पॉजिटिव जीरो एरर वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, नेगेटिव वाले में आपको दिक्कत आई होगी कि सर ये जो आपके पास नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग है, क्या हम 98 लिखेंगे, 99 लिखेंगे, ये लिखेंगे या फिर 1 2 3 लिखेंगे? आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है, आपको गिनना है कि ये अगर जीरो है इससे कितने डिवीजन नीचे है जो कि मेन स्केल के साथ, मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कितना नीचे है? ध्यान से देखो, ये जीरो है, जीरो से ठीक नीचे पहला डिवीजन और ये दूसरा डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड। कौन सा डिवीजन कर रहा है सर, दूसरा डिवीजन कर रहा है कोइंसाइड। तो आपको सर क्या करना है, नंबर ऑफ डिवीजन की जगह 2 लिखना है, 98 99 कुछ नहीं लिखना, 2 लिखना है, इनटू लिस्ट काउंट करना है, बस आगे आपको माइनस लगा देना है, आगे आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। एक बार दोबारा से पूरा बोर्ड खाली करके आपको बताता हूं, पूरा बोर्ड खाली करके एक बार दोबारा से बताता हूं। क्या आपको इतना समझ में आया? मुझे लग रहा है आई थिंक आपको नेगेटिव जीरो एरर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव जीरो एरर के केस में मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये मान लो अपने पास मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल को मैंने इस तरह से बना दिया पूरा, और ये अपने पास मान लो मेन स्केल की बेस लाइन है और यहाँ पर मेन स्केल का जीरो है, ठीक है। ये अपने पास सर्कुलर स्केल के क्या है सर, नंबर है। अब नेगेटिव जीरो एरर कब होता है, जब मेन स्केल का जो जीरो है इसके साथ जो कोइंसाइड करना चाहिए इससे ऊपर हो अगर जीरो सर्कुलर स्केल का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। हाँ सर बोलते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर 1 2 3 तो हम इस तरह से ऊपर लिखेंगे जीरो के बाद में, हाँ सर, और नीचे हम क्या लिखेंगे 98 99, यहाँ पे 100 या फिर जीरो इस तरह से आएगा वापस घूमकर 100 डिवीजन तक। हाँ सर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 98th डिवीजन लिखेंगे सर। लेकिन जब हम जीरो एरर का फॉर्मूला लिखते हैं, जीरो एरर का फॉर्मूला लिखते हैं, नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला स्पेशली, तब हम क्या लिखते हैं सर, लिस्ट काउंट माइनस लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ CSD कोइंसाइडिंग विद बेस या फिर जीरो ऑफ मेन स्केल इनिशियली। ये तो हम लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं। तो सर कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कि कोइंसाइड हो रहा है, 98 थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर, 98 नहीं लिखेंगे, जीरो से नीचे कौन से नंबर का है, ये जीरो है, हाँ सर, इससे नीचे ये पहला डिवीजन, हाँ सर, ये दूसरा डिवीजन, तो आपको 2 ही लिखना होगा, लिस्ट काउंट इनटू 2 ही लिखना होगा, बस आगे आपको माइनस लगाना होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर ये बात समझ में आई। जीरो एरर के अंदर मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की जीरो एरर बता दी, दोनों के मैंने आपको फॉर्मूला भी समझा दिए, ठीक है। लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ CSD कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल इनिशियली, ये होता है अपने पास जीरो एरर का फॉर्मूला। पॉजिटिव के अंदर आगे आपको प्लस लगाना है और नेगेटिव के अंदर आपको आगे माइनस लगाना है, दोनों के फॉर्मूला बता दिए। अब अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मान लो जीरो एरर है, जिसके अंदर जीरो एरर है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, खराब है, वो अपना स्क्रू गेज क्या है, खराब है। अगर मैं उसके द्वारा कोई भी हमें वायर दे रखा है जिसका मैं अगर डायमीटर मेजर कर रहा हूँ, या फिर कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसकी मैं थिकनेस मान लो मेजर कर रहा हूँ, या फिर उसका मैं क्या कर रहा हूँ, डायमीटर मेजर कर रहा हूँ, तो अपने पास जो मेजरमेंट आएगा, जो अपने पास टोटल रीडिंग आएगी, जो कि MSR प्लस CSR होती है, वो तो सर गलत आएगी। हाँ सर गलत आएगी। अब अगर हमने जीरो एरर कैलकुलेट कर रखा है कि इसके अंदर इतना जीरो एरर है, अगर हम उस टोटल रीडिंग में से अगर उस जीरो एरर को घटा देंगे ना, तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ सकती है। मतलब हम खराब इंस्ट्रूमेंट से भी सही रीडिंग ले सकते हैं। कैसे सर? खराब इंस्ट्रूमेंट में से अगर हमको सही रीडिंग लेनी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करेक्ट रीडिंग इक्वल टू
MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ये अपने पास क्या होता है सर, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला। अब मैंने इस जीरो एरर को पता है सर्कल क्यों किया है, बिकॉज ये जीरो एरर के अंदर अपने पास दो केस हो सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। ये दो केस अपने पास हो सकते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है सर, प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ CSD यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद जीरो ऑफ मेन स्केल इनिशियली। ये अपने पास पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला, हाँ सर। और नेगेटिव जीरो एरर का क्या फॉर्मूला था, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ CSD कोइंसाइडिंग विद जीरो ऑफ मेन स्केल इनिशियली। क्या यही फॉर्मूला होता है पॉजिटिव जीरो एरर का और नेगेटिव जीरो एरर का? हाँ सर यही होता है। अगर पॉजिटिव का है तो आप डायरेक्टली यहां पर ये वैल्यू रख दोगे, प्लस माइनस माइनस ही होगा। फाइनली अपने पास जो टोटल रीडिंग MSR प्लस CSR की आती है, इसमें से ये जीरो एरर घट जाता है। हाँ सर घट जाता है। अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो अपने पास एक तो ये MSR प्लस CSR है, माइनस जीरो एरर हो रहा है, और ऊपर से जीरो एरर की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव में है, तो दोनों के नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड होकर अपने पास में यहाँ पर प्लस का साइन लग जाता है। अगर नेगेटिव जीरो एरर वाला केस होगा तो अपने पास जो टोटल रीडिंग है उसके अंदर ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आई। अब हम करते हैं जीरो एरर के क्वेश्चंस। पहले हम नेगेटिव जीरो एरर का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2018 के अंदर हमसे पूछा गया था, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे पॉजिटिव जीरो एरर के ऊपर। अब जीरो एरर पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि नीट 2018 के अंदर आपसे पूछा गया था। जीरो एरर पर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट नीट 2018 के अंदर आपसे नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? नीट 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। तो 2024 के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 25 के अंदर भी पूछा जा सकता है। दोनों सालों के लिए एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। कौन सा? जीरो एरर का, या फिर स्क्रू गेज का पूरा ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोले कि यूनिट एंड मेजरमेंट से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल। अब क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेजर्ड द diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count LC में लिख रहा हूं 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग MSR में लिख रहा हूं, मेन स्केल रीडिंग के लिए इज 5 मिलीमीटर 5 mm एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with 25 divisions above reference level if screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter is 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0.0 नहीं, सीधा 0.521, 0.525 या फिर 0.053 और 0.0529 सेंटीमीटर के अंदर सारी की सारी वैल्यू है, ठीक है।
किसके अंदर सारी वैल्यू है, सेंटीमीटर के अंदर सारी वैल्यू है। यानी ये जो अपने पास मेन स्केल की रीडिंग है जो कि मिलीमीटर के अंदर है, इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको भी सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक छोटी सी स्टील की बॉल है, उसका डायमीटर मेजर कर रहा है किसकी मदद से, एक स्क्रू गेज की मदद से, जिसका लीस्ट काउंट कितना है सर, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो मेन स्केल का रीडिंग है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और आपके पास जो सर्कुलर स्केल है उसके डिवीजन आपको कितने दे रखे हैं, 25 डिवीजन दे रखे हैं। और हमसे बोल रहा है कि अपने पास ये जो अपना स्क्रू गेज है इसके अंदर जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है, यहां पर सर नेगेटिव में आपको वैल्यू दे रखी है, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। और जीरो एरर है कितने का, 0.004 सेंटीमीटर का जीरो एरर है। अब सारी वैल्यू क्योंकि सेंटीमीटर में थी, आंसर भी सेंटीमीटर में थे, तो मैंने क्या किया, मेन स्केल की रीडिंग जो कि मिलीमीटर में थी इसको भी मैंने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। करेक्ट रीडिंग का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया स्क्रू गेज के लिए, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग, हाँ सर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, हाँ सर, प्लस में सॉरी माइनस में जीरो एरर। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, हाँ सर, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर हमको करना है, हम निकाल लेंगे क्या, टोटल या फिर करेक्ट रीडिंग। हाँ जी सर, करेक्ट रीडिंग हम निकाल लेंगे। यानी मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है, टोटल रीडिंग। उसमें से अगर आप जीरो एरर को घटा दोगे, जीरो एरर को आप घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। हाँ जी सर, मेन स्केल की रीडिंग आपको कितनी दे रखी, 0.5 सेंटीमीटर या फिर 5 मिलीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। प्लस में सर्कुलर स्केल की रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट, हाँ जी सर, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो हमारे पास सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन है सर, ये रहे 25 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 सेंटीमीटर इंटू 25 आप कर दोगे, आपके पास क्या आ गया, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। माइनस में आपको क्या करना होता है सर, जीरो एरर लिखना होता है। माइनस में जीरो एरर क्या है, माइनस 0.004 सेंटीमीटर। ये माइनस और माइनस मिलकर कितने हो गए सर, प्लस हो गए। माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस। 0.5 सेंटीमीटर सर आपके पास क्या इनिशियली था, हाँ सर 0.5 सेंटीमीटर, प्लस में 0.001 सेंटीमीटर इंटू 25 पता है कितना होता है, 0.025 सेंटीमीटर होता है। प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। प्लस में 0.004 सेंटीमीटर, 0.025 और 0.004 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 0.029 आ जाएगा, 0.029 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब आप इसको 0.5 के साथ ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.529 सेंटीमीटर। क्या आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी के अंदर दिखाई दे रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो चुका है। ये 1, ये 2, ये 3, हाँ यहाँ पर ये 4, तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास क्या हो चुका है, सही हो चुका है। 0.529 सेंटीमीटर अपने पास इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। क्या आपको नेगेटिव जीरो एरर का ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया, ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2018 के अंदर। क्या आपको एकदम अच्छे से समझ में आया, हाँ सर समझ में आ चुका है। एक क्वेश्चन है जो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ CSD यानी कि सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑफ शोन स्क्रू गेज, यानी हमें एक स्क्रू गेज का डायग्राम दिया गया होगा जिसके अंदर हमको नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिए गए हैं और 50 सर्कुलर स्केल के हमें डिवीजन दिए गए हैं। इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन लिख दो, चाहे 1 टर्न लिख दो, 1 रोटेशन। डायामीटर ऑफ बॉल इज, यानी हमें क्वेश्चन के अंदर दो डायग्राम दे रखे हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखे हैं सर, दो डायग्राम दे रखे हैं। इस तरह से करके हमें क्वेश्चन के अंदर दो डायग्राम मान लो दे रखे हैं, एकदम इनिशियल सिचुएशन ले रहे हैं हम। ये अपने पास क्या सर, स्टड है, इसके अंदर इससे जुड़ा हुआ क्या सर, इनिशियल सिचुएशन के अंदर अपने पास ये स्क्रू जुड़ा होता है, इसके अंदर से ये अपने पास क्या सर, फ्रेम वाला पोर्शन है, ये अपने पास क्या सर, स्टड है, और ये क्या है, स्क्रू है। इनिशियल सिचुएशन के अंदर दोनों आपस में जुड़े हुए, हाँ सर दोनों आपस में जुड़े हुए। और इस सिचुएशन के अंदर हमसे ऐसा बोल रहा है कि ये इससे जुड़ा कौन सा है, मेन स्केल, और मेन स्केल से फिर क्या जुड़ा होता है आगे, सर्कुलर स्केल, जो कि इस तरह से बना होता है। ओके, ये अपने पास क्या एकदम इनिशियल सिचुएशन है, एकदम इनिशियल सिचुएशन है,
जब अपने को मेन स्केल दिखाई ही नहीं देता है। सर आपने तो यहाँ पर शो कर रखा है, हल्का सा आपको बताने के लिए कि यहाँ पर मेन स्केल होता है, ये बताने के लिए मैंने इतना बना रखा है, बाकी मेन स्केल आपको दिखाई नहीं देता। ये मेन स्केल की बेस लाइन होती है, हाँ सर, और यहाँ पर अपना सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है। सर्कुलर स्केल की हमें रीडिंग दे रखी है 5, 10 और यहाँ पर 45 इस तरह से करके। और मेन स्केल की हमें कोई भी रीडिंग नहीं दे रखी है, 0 यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि सर मेन स्केल तो हमें विजिबल ही नहीं होता है इनिशियल सिचुएशन के अंदर, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी 0 रीडिंग ले रखी है। विजिबल ही नहीं है तो हमें कोई और रीडिंग दिखेगी नहीं, ठीक है। फिर हमें एक दूसरी कंडीशन दे रखी है फाइनली या फिर लेटर। क्या कंडीशन दे रखी है सर? कंडीशन ये दे रखी है कि ये अपने पास है सर स्टड, और ये अपने पास है क्या, स्क्रू। ये अपने पास है स्क्रू और ये अपने पास सर क्या है, स्टड। मैंने स्क्रू और स्टड के बीच में इस तरह से करके एक फ्रेम लगा रखा है। क्या लगा रखा है सर? मैंने स्क्रू और स्टड के बीच में एक फ्रेम लगा रखा है, और ये फ्रेम के बाद में आगे क्या है सर, अपने पास मेन स्केल है। ये मेन स्केल और मेन स्केल के बाद आगे इस तरह से करके अपने पास सर्कुलर स्केल है, और उसके बाद में वही रेचेट और लास्ट वाला पार्ट है, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, अपने लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्योंकि अपने पास ये जो स्टड है और स्क्रू है, इनके बीच में क्या है सर, थोड़ा सा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के बीच में एक बॉल रख रखी है, इसके बीच में हमने एक बॉल रख रखी है। हमें इस बॉल का ये डायमीटर बताना है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना, यानी ये पूरी लेंथ हमें डायमीटर बताना है। समझ में आया? यानी कि हमको ये डिस्टेंस बतानी है कुल मिलाकर, स्क्रू और स्टड के बीच की डिस्टेंस। और मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस हमको मिलती है, ये जो सर्कुलर स्केल और अपना मेन स्केल होता है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, यहाँ पर दोनों की जो रीडिंग होती है, दोनों को मिलाकर हम जो टोटल रीडिंग निकालते हैं, 0 एरर को घटाकर या फिर ऐड करके, वो अपने पास जो टोटल रीडिंग आती है वही इसका डायमीटर होता है। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, पहले मैं ये क्वेश्चन पूरा लिख लेता हूं। यहाँ पर इसका 0 है, इसके बाद हमें 2 डिवीजन दे रखे हैं, ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ओके सर। इसके अलावा यहाँ पर हमें दे रखा है 25, ये 30 और ये 20। क्या कुछ इस तरह से? जी बिल्कुल, इस तरह से करके हमको डिवीजन दे रखे हैं। 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं, 2.25 mm, इसके अलावा 2.20 mm, 1.20 mm और 1.25 mm। इनमें से कौन सा डायमीटर का करेक्ट वैल्यू आएगी? डायमीटर ऑफ बॉल क्या है सर? ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, एकदम शांत दिमाग करके। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एकदम जब इनिशियल सिचुएशन थी, जब स्क्रू और स्टड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उस सिचुएशन के अंदर हमको मेन स्केल दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब मेन स्केल का हमने सिर्फ और सिर्फ 0 ले रखा है और कोई भी रीडिंग नहीं ले रखी है। इस सिचुएशन के अंदर मेन स्केल का जो 0 है उसके साथ सर्कुलर स्केल का 5 कर रहा है सर कोइंसाइड। मतलब 0 तो नहीं कर रहा ना सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड? नहीं सर, नहीं कर रहा। इसका मतलब पता है क्या हुआ है? इसका मतलब यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर 0 एरर है। इसके अंदर कौन सा एरर है सर? 0 एरर है। अब पॉजिटिव 0 एरर है या फिर नेगेटिव 0 एरर है सर, ये देखते हैं। ये आपको 5 दिखाई दे रहा है, ये 10 दिखाई दे रहा, यहाँ पे 45 दिखाई दे रहा। इन दोनों के बीच में 45 और 5 के बीच में यहां कहीं पर आपको 0 दिखाई देगा, यहां कहीं पर आपको 0 दिखाई देगा। ये जो 0 है ये क्या मेन स्केल के 0 से थोड़ा नीचे है? मेन स्केल के 0 से थोड़ा सा नीचे है सर। मेन स्केल के 0 वाली ये लाइन है, इससे थोड़ी नीचे है, हाँ सर। तो ये ऐसी जो एरर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव 0 एरर बोलते हैं। पॉजिटिव 0 एरर हम इसको बोलते हैं। और पॉजिटिव 0 एरर हम निकालेंगे कैसे सर? लिस्ट काउंट इनटू जब हम करेंगे कौन सा, ये जो डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो हम करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा सर? पॉजिटिव 0 एरर देखने को मिल जाएगा। अब हमें लिस्ट काउंट कैसे निकालना है? हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू तो दे रखी होगी। इट मूव 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 टर्न या फिर 1 रोटेशन। जब हम एक रोटेशन करते हैं, जब हम एक रोटेशन पूरा करते हैं तो ये मेन स्केल पर कितना मूव करता है? 0.5 mm। और मैंने आपको एक बात बोली थी, जब हम एक रोटेशन पूरा करते हैं तब हम जो डिस्टेंस मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, है ना। और जब हम एक रोटेशन करते हैं तब ये मेन स्केल पर कितना आगे बढ़ता है? एक डिवीजन आगे बढ़ता है। बिल्कुल सर। तो हमने क्या किया सर? हमने एक रोटेशन पूरा किया तो मेन स्केल पर ये 0.5 पड़ा, यानी एक डिवीजन आगे कितना पड़ा? 0.5। और ये जो एक डिवीजन है या फिर कोई भी जो दो पास वाले डिवीजन है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.5 mm। यानी ये जो 0.5 mm है ये अपने पास क्या है? पिच है। ये अपने पास क्या है सर? पिच 0.5 mm। ओके। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल के डिवीजन दे रखे हो जो कि हमें 50 दे रखे हैं सर, तो टोटल CSD कितने हैं? CSD अपने पास 50 है। और आपको क्या लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है सर? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच बाय टोटल CSD, पिच बाय टोटल सर्कुलर स्केल के डिवीजन। पिच कितनी है सर? 0.5 mm बाय टोटल डिवीजन कितने सर? 50।
जब आप इन दोनों को आप करोगे सर डिवाइड, तो आपके पास 0.01 mm आपके पास क्या आ जाएगा सर, लीस्ट काउंट आ जाएगा किसका, इस स्क्रू गेज का। अब लीस्ट काउंट आपके पास कितना आ चुका है, 0.01 mm इनटू आपके पास जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है सर, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद जीरो या फिर बेस लाइन ऑफ मेन स्केल डिवीजन इनिशियली। ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन। जीरो एरर हम देख रहे हैं तो हम सर इनिशियल सिचुएशन देखेंगे, इसके अंदर मेन स्केल की जो बेस लाइन है इसके साथ सर्कुलर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है सर, पांचवा कर रहा है, तो मैंने इंटू 5 कर दिया। कुल मिलाकर अपने पास जो पॉजिटिव जीरो एरर आ चुका है वो कितना आ चुका है सर, 0.05 mm आ चुका है, और वो भी पॉजिटिव के अंदर, नेगेटिव नहीं है। ओके सर, हमने जीरो एरर निकाला, हाँ सर। अब अपने पास करेक्ट रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है, करेक्ट, एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ, ये जो मैंने ऊपर पिच और लिख रखा है इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि हमने लिस्ट काउंट तो फाइनली निकाल ही लिया, और लिस्ट काउंट की मदद से हमने पॉजिटिव जीरो एरर भी निकाल दिया। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगी सर, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग माइनस जीरो एरर आप कर दो। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है सर, मेन स्केल की रीडिंग हमको नहीं पता है, पहली बात तो ये। मेन स्केल के अंदर आप डिवीजन देखो, और मेन स्केल के डिवीजन के लिए हमको एक वैल्यू दे रखी है कि जब हम एक रोटेशन आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बोला था, एक रोटेशन हम आगे बढ़ेंगे या फिर पीछे बढ़ेंगे, हम एक रोटेशन पूरा करेंगे तो मेन स्केल के अंदर हम या तो एक डिवीजन आगे बढ़ेंगे या फिर एक डिवीजन पीछे बढ़ेंगे, है ना। मतलब एक डिवीजन का चेंज होगा जब हम एक रोटेशन करेंगे। यहां पर आपको कितने डिवीजन दिखाई दे रहे हैं सर, 2 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। ये तो जीरो है, इसके बाद ये पहला डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, और ये सर सेकंड डिवीजन। 2 डिवीजन का सर कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है, 2 डिवीजन यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, मतलब 2 टर्न घूमे हैं। कितने टर्न घूमे हैं, 2 टर्न हम घूमे हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग भी 2 इंटू हर एक जो अपने पास है पिच, वो कितना है, 0.5 mm है। कितना है सर, 0.5 mm अपने पास पिच है। समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, एकदम ध्यान से मेरे पास सुनो, मैंने आपको क्या बोला था कि जो अपने पास एक टर्न के दौरान जितनी डिस्टेंस हम मूव करते हैं सर्कुलर स्केल के अंदर, वो क्या होती है, पिच होती है। ये तो बात मैं बोल रहा हूं, अगर एक टर्न घूमूंगा तो 0.5 mm डिस्टेंस में घूम रहा हूं, मतलब 0.5 mm अपने पास क्या पिच है। और यही पिच आपको हर एक डिवीजन की देखने को मिलती है। मतलब हर एक डिवीजन आपके पास कितना है, 0.5 mm का है, हाँ सर। कितने डिवीजन आपके पास, 2, तो 2 इंटू 0.5 mm आप कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। बस ये मेन स्केल की रीडिंग हो चुकी है। क्या बोला मैं, मैंने ये बोला कि जब आप एक रोटेशन करते हो उस दौरान आप जितने डिस्टेंस सर्कुलर स्केल के अंदर मूव करते हो उसी को तो आप पिच बोलते हो, हाँ सर पिच बोलता हूं, है ना। तो आप एक रोटेशन कर रहे हो, इस दौरान आप कितना मूव कर रहे हो, 0.5 mm आप मूव कर रहे हो। और यही एक रोटेशन जब हम करते हैं उसी दौरान अपने पास मेन स्केल के अंदर एक डिवीजन आता है, यानी एक डिवीजन जो है मेन स्केल का, ये भी कितना हो चुका है, 0.5 mm का हो चुका है। और यही तो पिच होती है, 0 और 1 के बीच का जो डिफरेंस, यही पिच 0.5 mm है। तो 0.5 mm 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस होगी, और 1 और 2 के बीच की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 0.5 mm। 0.5 और 0.5 आपके पास 2 इंटू 0.5 यानी कि 1 mm हो चुकी है। क्या आपको इतना समझ में आया, हाँ सर आ गया, मुश्किल था थोड़ा लेकिन आ गया समझ में। इसके बाद में हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालते हैं। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी होती है सर, लीस्ट काउंट तो 0.001 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर। तो 0.01 mm इंटू कौन सा सर कर रहा है, कोइंसाइड, मेन स्केल के साथ, मेन स्केल के बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कर रहा है, कोइंसाइड, 25वां डिवीजन कर रहा है सर कोइंसाइड। तो मैंने इंटू 25 कर दिया। माइनस में हम क्या कर देंगे सर, जीरो एरर कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। कितना था अपने पास, 0.05 mm। 0.01 इंटू 5 मैंने किया तो कितना है, 0.05 mm था ना, पॉजिटिव जीरो एरर, हाँ सर था। तो हम क्या करेंगे, हमने यहां पर 1 mm लिख रखा है, प्लस में 0.01 इंटू 25 यानी कि 0.25 mm हमारे पास ये हो चुका है। माइनस में कितना हो रहा है, 0.05 mm हो रहा है। 0.25 में से अगर आप 0.05 को घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास कितना आएगा, ये 0.20 mm बचेगा। और पहले से आपके पास कितना पड़ा था, 1 mm पड़ा था। जब आप 1 mm के साथ 0.20 mm को आप ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल या फिर करेक्ट रीडिंग आपके पास क्या आएगी, करेक्ट रीडिंग आपके पास क्या आएगी सर, 1.20 mm आ जाएगी। क्या आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, 1.20, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास हो चुका है करेक्ट आंसर। तो यहां पर मैंने आपको पूरा स्क्रू गेज पढ़ा दिया है, बड़ी मेहनत लगी है, मैंने अपने बहुत सारे एफर्ट्स इसके अंदर लगाए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सबसे बेस्ट लेक्चर आप कह सकते हो स्क्रू गेज का। इतनी ज्यादा फील के साथ आपने शायद ही कहीं स्क्रू गेज इससे पहले पढ़ा होगा या फिर किसी ने पढ़ाया होगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। अब आगे हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल।